हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर विंग, जिसकी तीनों अल्फाज से उसकी शादी होने वाली थी और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो जैसी हैप्पीनेस में सोच का था। अब हमें दिखाई देते हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह हंगवंजन को सुबह सुबह उनके जासूस आकर बताते हैं कि बाहर जो दुश्मन राज्य के सैनिक आ चुके हैं, उनकी पूरी सेना आ चुकी है और वो जो गुसलैंड क्लैन पे हमला करने वाले हैं। जब हंगवंजन को ये पता चलता है तो वो शौक थे कि आज, क्योंकि आज तो उनकी शादी थी और आज हमला, और वो जो जल्दी से जाते हैं अपने भाई वांग जी के पास। वांग जी जो फ्रेशन अप हो चुका था और अपने मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर चुका था, वो भी मेडिटेट कर रहा था। जो हंगवंजन थे जब वहाँ जाते हैं, वांग जी जो देखते हैं कि हंगवंजन वहाँ हैं, तो वांग जी जो उन्हें ग्रीट करते हैं, कहते हैं आप यहाँ। जो हंगवंजन थे वो कहते हैं वांग जी जल्दी से अपनी पूरी सेना को तैयार करो और हमारे गुसू लैंड के बॉर्डर पर लेकर चलो, क्योंकि हमारे लैंड क्लैन पर हमला हो चुका है। जब लान वांग जी सुनते कहते हमला, जो लैंड वो मतलब हंगवंजन थे वो कहते हैं हाँ हमला हो चुका है, जल्दी चलो। जो लैंड वांग जी थे वो कहते हैं जी, और फिर वांग जी जो अपनी पूरी सेना को लेकर, जो सेना मतलब पहले से ट्रेनिंग ले रही थी, वांग जी जो सेना को लेकर जा रहा था, हंगवंजन और लानजान, लैंड किरण और कुछ एल्डर और काफ़ी सारे सैनिक जो थे वो वहीं सब थे, सैनिक वगैरह सेना वगैरह, तो वांग जी के साथ जा रही थी। जो लानजान था वो कहता है गा क्या क्या मैं चलूँ आपके साथ। जो वांग जी था वो देखता है अपने छोटे भाई को और कहते हैं नहीं लानजान, मैं सब संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो और तुम यहाँ का देखो, और वैसे भी शादी है आज। जो हंगवंजन थे वो कहते हैं जब तक तुम नहीं आओगे शादी नहीं होगी। जो वांग जी था वो देखता है अपने भाई को और कहता है मैं जल्दी आऊँगा, और वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था, क्योंकि जो सेना थी वो लैंड क्लैन की ओर बढ़ते ही जा रही थी और उन्हें उससे पहले लैंड क्लैन में वो एंटर करे उससे पहले उन्हें रोकना होगा, इसीलिए वांग जी जो वहाँ से निकल जाता है। लैंड क्लैन जो हंगवंजन और लानजान को देखते हुए कहते हैं कि हमें शादी रोकनी होगी। जब हंगवंजन ये सुनते हुए देखते हैं अंकल को अपने और कहते हैं नहीं अंकल, शादी आज ही होगी। लैंड क्लैन कहते हैं पर वांग जी यहाँ से जा चुका है हंगवंजन। जो हंगवंजन थे वो देखते हुए उस रास्ते की ओर कहते हैं वो आ जाएगा, आप शादी शाम में शिफ्ट कर दो। और जब लैंड क्लैन को ये पता मतलब सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, और लैंड क्लैन जो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अभी भी शादी की तैयारियाँ वगैरह हो रही थी। अभी सब डिसिबल उठे थे और तैयारी करनी स्टार्ट कर दिए थे। और वहाँ हंगवंजन जो अपने क्लैंस के अदर काम में चले जाते हैं, क्योंकि ये हमला जो हुआ है आखिर इसमें और कौन कौन शामिल है उन्हें इस बारे में तो पता लगाना होगा, और हंगवंजन जिस बारे में पता लगाने के लिए जुट जाते हैं। और लानजान जो अपना अदर काम करने लगता है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है विंग की ओर। विंग जो सुबह सुबह उठता है और विंग जब उठता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी शादी थी, लगभग सुबह के 9-10 बजे उसकी शादी थी, और विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज उसकी शादी होगी। और विंग जो स्माइल करता है, उठता है, जाता है और वो फ्रेश होता है। और वो जब बाहर आता ही है अपने रूम के, तभी वो देखता है वहाँ पर दो डिसिबल खड़े थे और वो विंग को जो ग्रीट करते हैं। जो विंग था वो कहता है तुम लोग यहाँ, जो डिसिबल थे वो कहते हैं हमें लैंड के लैंड मास्टर ने भेजा है और आपको तैयार करने के लिए कहा है। जब विंग ये सुनता है वो कहता है ओह, तो मुझे पहले ब्रेकफास्ट करना है, मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ फिर तुम तैयार कर देना। और विंग ये कहकर जो जाने वाला था, जो वो दोनों से कहते हैं मास्टर आप नहीं जा सकते। जब विंग ये सुनता है वो पलटता है, वो दिखता है जो वो थी दोनों के दोनों डिसिबल, वो कहते हैं आपके लिए खाना इस कक्ष में ही आएगा, आप आज शाम तक यहाँ से नहीं निकल सकते। जब विंग ये सुनता है वो कन्फ्यूज होता है, कहते शाम तक। जब वो थे डिसेबल वो कहते हैं जी, क्योंकि आज आपकी शादी है ना, जब आपकी शादी होगी आप तभी यहाँ से निकल पाओगे, जब आपकी शादी होगी। जब विंग ये सुनता है कहते हैं शादी, पर शादी तो सुबह के टाइम में थी। जब डिसेबल थे वो देखते हैं एक दूसरे के फेस को और कहते हैं वो किसी वजह से शादी डिले हो गई है, अब शादी शाम में होगी और शादी से पहले आप किसी भी रूम से नहीं मिल सकते और अपने रूम से आप बाहर नहीं निकल सकते। जब विंग ये सुनता है ये क्या अजीब सा रूल है। जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं ये लैंड क्लैन मास्टर का ऑर्डर है, तो क्या मैं पूरे दिन ही रूम में रहूँगा, मुझे मिला था हंगवंजन से, ये कितना अजीब सा रूल है, मुझे नहीं पता, मुझे मिलना है। और विंग ये कहकर आगे बढ़ता है और विंग जाता है डाइनिंग रूम में, जहाँ पर वो लंच मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब एक साथ किया करते थे। जब विंग वहाँ जाता है वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय लैंड क्लैन के। लैंड क्लैन जो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, जो लैंड क्लैन थे वो जब देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग तुम यहाँ। जो विंग था वो कहता अंकल देखिए ना प्रिंसिपल मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मुझे मिलना है हंगवंजन से, कहाँ है वो। जब लैंड क्लैन ये सुनते हैं वो देखते विंग अभी तुम अपने किसी भी रूम से नहीं मिल सकते, तुम्हें अभी अपने रूम में रहना होगा, क्या तुम्हें इन्होंने नहीं कहा। जो विंग था वो पाउट कर देता अंकल, पर जो लैंड क्लैन थे विंग तुम्हारी शादी होने वाली है और ये हमारे लैंड क्लैन का रूल है और तुम लैंड फ्रेंड बनने वाले हो, तो तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जाओ अपने रूम में। जब विंग ये सुनते वो देख रहा था, विंग कहता आप, जो लैंड क्लैन थे वो विंग को कुछ कहने नहीं देते। लैंड क्लैन कहते विंग तुम्हारी शादी है उसके बाद तुम बाहर आ सकते हो, पर अभी तुम्हें अपने रूम में रहना चाहिए, क्या तुम अपने बड़ों का अनादर करोगे। जब विंग सुनता है वो देखता है ठीक है चाह रहा हूँ, पर मुझे भूख लगी थी। जो लैंड क्लैन थे वो कहते हैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में भिजवा दिया जाएगा। और विंग जो फिर चला जाता है, हाँ वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं शाम तक की तो बात है। फिर तो वो
मिलेगा ही अपने तीनों अल्फाज से। और आज उसकी शादी है। विंग तो स्माइल करता है और विंग सोचता है मुझे देखना था उन्हें, वो भी एक्साइटेड है या नहीं। वैसे लग तो रहा था भगवान जी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। मैं देखना चाहता था आखिर हमारी शादी होने वाली है, मैं उनका ओमेगा होने वाला हूँ, तो कितने खुश होंगे, क्या उनके फेस पर स्माइल होगी। और विंग अपने मन में काफ़ी सारी बातें जो सोच रहा था हंगमंजन के बारे में, लाल वांगजी के बारे में, लानजान के बारे में। और वो जो अपने रूम में जाता है उसके लिए ब्रेकफास्ट आता है और ब्रेकफास्ट किया जाता है। ऐसे ही विंग जो रूम में ही रहता है उसे जो काफ़ी तरह की खुशबूदार पानी से नहलाया स्नान कराया जाता है मतलब, और उसके लिए जो वेडिंग रोब लाए जाते हैं। टाइम जो ऐसे बीत रहा था दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है दोपहर के टाइम पे जो हंगमंजन थे वो जो पता लगा चुके थे कि जो दूसरे राज्य ने उनके क्लैन पर हमला किया है, आखिर उसने क्यों किया है। कोई जो लैन क्लैन का मिला हुआ है, कौन है ये तो नहीं पता चला था उन्हें, पर हाँ इतना पता चल चुका था कि लैन क्लैन से कोई है जो उनका साथ दे रहा है। और हंगमंजुन जिनका शक कहीं ना कहीं था किसी पर, वो कोई और नहीं, वो यानची थी। पर वो ऐसे ही नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और हंगमंजुन जो ऐसे ही अपने और कामों में लगे हुए थे, तभी वहाँ पर कुछ डिसिपल आते हैं। जो हंगमंजुन थे वो देखते हैं, वो ग्रीट करते हैं और कहते हैं हंगमंजुन वांगजी राजकुमार उनकी हालत बहुत ख़राब है। जब हंगमंजुन ये सुनते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्या कहा तुमने। वहाँ पर जो एक दो एल्डर भी थे वो भी देखते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वांगजी तो बहुत अच्छा कल्टिवेटर है ना। जो वो दोनों डिसिपल थे वो जंग में गए हुए थे मतलब वांगजी के साथ, तो वो वापस आए थे। जो वो थे वो कहते हैं हंगमंजुन हम नहीं जानते, पर सेना में बहुत ज़्यादा मार हो चुकी है। जो सेना सामने राज्य से आई थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और बहुत मुश्किल से हम यहाँ हैं आपके पास संदेश लेकर। लान वांगजी राजकुमार की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बेहोश हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल है। क्लैन लीडर हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। तो भगवान जो नहीं सुनते हैं वो जो जल्दी से कहते हैं चलो, और वो जो जाने लगते हैं। जाल डरते कहते हैं पर किसी और को भेज दीजिए आप यहाँ से जाएंगे तो क्लैन का क्या होगा। जो हंगमंजुन थे वो रुकते हैं, देखते हैं अपने डिसिपल्स को मतलब उनको एल्डर्स को दोनों को, और कहते हैं मुझे जाना है, मेरा भाई उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ लानदान रहेगा, आप उससे कहिए और यहाँ का देख रेख करेगा। और हंगमंजुन ये कहकर जो अब उन दोनों डिसिपल के साथ चले जाते हैं। हंगमंजुन जो वांगजी के पास बटरफ्लाई मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, पर वांगजी जो मतलब बटरफ्लाई मैसेज वांगजी के पास पहुँचते नहीं, और नहीं वो रिप्लाई दे पाता है। हंगमंजुन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि वांगजी इतना कोई कमज़ोर योद्धा नहीं है कि कोई भी उसे ऐसे बीट कर दे। ज़रूर अगर वांगजी की हालत इतनी ख़राब है जितनी ये डिसिपल बता रहे हैं, तो सच में सामने वाली जो सेना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होगी। और हंगमंजुन जो जा रहे थे उन डिसिबल के साथ, वो जो अपने साथ कुछ सैनिक भी लेकर जाते हैं, मतलब हंगमंजुन कुछ सैनिक भी लेकर जाते हैं लैन के रैन, जिन्हें पता चलता है कि हंगमंजुन भी यहाँ से जा चुके हैं। वो शौक थे कि हंगमंजुन क्यों चले गए, पर खैर सेना में मतलब जाहिर सी बात है उनके लैन के रैन पे आक्रमण हुआ था तो उन्हें तो जाना ही था, तो फिर वो इतना वो नहीं करते। लानजान को पता चलता है, लानजान जो अपने क्लैन के अदर काम संभालता है जो कि उसके घर संभालते। पर हमें मतलब अभी दिखाया जाता है ये सब करते करते जो थोड़ा टाइम और बीत जाता है। हंगमंजुन को जाओ हुए भी लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। और लैन क्लैन जिन्हें कुछ तो बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों उनका दिल जो घबरा सा रहा था। जो लानजान था वो सारे काम कंप्लीट कर चुका था, वो देख रहा था अपने अंकल को और कहता अंकल क्या हुआ है। जो लैन क्लैन थे वो कहते हैं पता नहीं लानजान, पता नहीं क्यों गलत सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। जो लानजान था होता है अंकल कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए, दोनों भाई सही सलामत वापस आ जाएंगे। जो लैन क्लैन थे होते आई होप ऐसा ही हो। और अब हमें दिखाया जाता है लैन क्लैन के एक दूसरे हिस्से में, वहाँ पर जो कुछ एल्डर और यानची का बेटा यांग और अदर लोग जो क्लैन के थे वो थे। और यानची जो सबसे बातें करी थी, जो वो थे एल्डर्स, वो कहते हैं हाँ हम भी ये नहीं होने देंगे। तुम जानती हो 3 अल्फा और 1 ओमेगा ये कितनी बुरी बात है। वो कैरेक्टरलेस ओमेगा यहाँ पर आकर हमारे तीनों क्लैन लीडर और राजकुमारों को अपने जाल में फंसा चुका है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो यानची थी वो कहती मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ, अगर हमें रोकना है तो हमें उस विंग को ही मारना होगा। जब वो एल्डर सुनते हैं वो कहते हैं पर हम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते। जो यानची थी वो कहती तो फिर क्या, अपने क्लैन को बर्बाद होते देखें। आप खुद बताइए, जब सबको ये पता चलेगा सभी क्लैन को कि क्लैन के तीनों अल्फाज ने, वो स्ट्रॉन्ग अल्फा जिन्होंने एक ही ओमेगा से शादी की उससे शेयर करते हैं, तो क्या इमेज रह जाएगी लैन क्लैन की। क्लैन तब रहेगा, सब लोग क्लैन छोड़कर चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा, तो तब आप क्या करेंगे। और वैसे भी वो कोई अच्छा ओमेगा नहीं है, आप नहीं जानते उसके बारे में, उसका तो ये काम है। और यानची जो कुछ मतलब गरीब से बंदे हो उन बंदों का आगे करती है और कहती है पूछिन से, और वो बताते हैं कि हाँ विंग जो बहुत बुरा ओमेगा है वो कैरेक्टरलेस है, वोल्फा को फंसाता है, उन्होंने देखा है उसके साथ भी अफेयर था। काफ़ी झूठे बातें झूठे इल्ज़ाम जो विंग पर लगा देती है। और यानची जो कहती है जा सकते हो तुम, उन गवाहों को भेज दिया जाता है और यानची कहती है अब कहिए अब हम क्या करेंगे, हमें उससे मार नहीं होगा। जो वो थे एल्डर कहते हैं पर मारना तो सही नहीं है, हम उसे कैद कर सकते हैं। जो यानची थी वो सोचती है कुछ और कहती है ठीक है
हम उसे कैद करेंगे। पर हमारे जो क्लैन लीडर है और उनके दोनों राजकुमार भाई, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो आप जानते हो वो ऐसा नहीं करने देंगे। जो एल्डर थे वो भी समझ रहे थे, क्योंकि हंग मंजून जिन्होंने साफ कह दिया था कि वो शादी करेंगे तो विंग से करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और एल्डर जो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि 3 अल्फ़ा और 1 ओमेगा, ये कितना अजीब है, कैसे हो सकता है ऐसा। और उनके लिए ये बिल्कुल बेकार था, मतलब एक तरह से कहें तो घटिया था। और वैसा अपने क्लैन में होते नहीं देख सकते थे, तो वो ये भी नहीं देख पा रहे थे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और यानशी जो एक डेविल से स्माइल करी थी, और वो जो अपने माइंड में सोच रही थी, आज देखती हूँ कौन बचता है, आज तो कोई नहीं बचेगा, मैं हूँ, मैं ऐसा वार करूँगी। हंग वंचुन हो या वांग जी या फिर लानसान, कोई भी ना तो बच पाएगा और ना ही उस मेगा को बचा पाएगा। ये क्या समझते हैं कि ये मुझे एक तरफ कर देंगे और खुद क्लैन लीडर बनकर रहेंगे, ओमेगा से शादी भी करेंगे और बच्चा भी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इनकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आने दूंगी। इनकी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया और ये कि मेरे बेटे का हक ले रहे हैं, मैं कभी नहीं ऐसा नहीं करने दूंगी। क्लैन लीडर तो मेरा बेटा ही बनेगा। और यांची जो काफ़ी कुछ जो अपने मन में बातें करी थी और वो स्माइल करी थी, काफ़ी लोग जो यांची के साथ थे कि हाँ वो भी ऐसा नहीं होने देंगे। और यांची को यही तो चाहिए था, बस कुछ थोड़े से लोगों का साथ। और अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दिखाया जाता है शाम के टाइम विंग, जिसने वेडिंग रोब पहन लिए थे। अभी लगभग शाम के 5 बजे हुए थे और विंग जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, वो तो बाहर गया ही नहीं था, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, वांग जी यहाँ पर है या नहीं, हंग वंजुन है या नहीं, लानजान कहाँ है, उसे तो बस नॉर्मली लग रहा था सब कुछ होगी उसकी। जो सब लोग मतलब 2-3 डिसिबल थे उसके पास, जो ओमेगास थे, जो विंग की काफ़ी केयर कर रहे थे, इसीलिए विंग को तो यही लग रहा था कि हाँ बस शादी होगी। और बाहर कैसे उसने तो ये भी नहीं देखा था, क्लैन को कैसे सजाया गया उसे ये भी नहीं पता था। रेड कलर की कंदील्स और रेड कलर के पर्दों से जो लैन क्लैन को सजाया गया था, और लैन क्लैन जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लैन क्लैन ने जो सब कुछ काफ़ी अच्छे से सजवाया था, और अभी भी लैन क्लैन जो कुछ काम ही कर रहे थे। हमें लानजान की ओर दिखाया जाता है। लानजान जो अभी अपने कक्ष में था, हाँ उसके सामने भी उसके वेडिंग रोब थे और लानजान जिसे भी वो पहने थे, पर उसका मन नहीं था, क्योंकि उसके दोनों भाई जो अभी वापस आए ही नहीं थे। और लानजान जो थोड़ा टेंशन में था, आखिर क्या हुआ है, उसके वापस क्यों नहीं आए। जो लैन क्लैन थे वो कुछ देर में जब वहाँ थे तो वो देखते हैं वांग जी तो मतलब लानजान तैयार ही नहीं था। जो लैन क्लैन थे वो कहते लानजान तुम रेडी नहीं हुए। जो लानजान था वो देखता है अपने अंकल को और कहते अंकल भाई अभी तक नहीं आए। तुम फिक्र मत करो लानजान, वो आ जाएंगे, तुम तो रेडी हो, वो जब आएंगे वो अगर रेडी होकर कर लेंगे शादी, तुम इतना रेडी तो हो जाओ। जो लानजान था वो देखता कहते अंकल मैं भी तभी रेडी होऊंगा जब भाई आ जाएंगे। लैन क्लैन जो थे वो कहते वांग जी वो आ जाएंगे, पर तुम कम से कम रेडी तो हो, क्लोथ तो पहन लो। जो लानजान था वो साफ मना कर देता है कि नहीं, जब तक उसके भाई नहीं आएंगे वो नहीं करेगा, ये मतलब रेडी नहीं होगा, नहीं शादी करेगा जब तक वांग जी और हंग मंजू नहीं आ जाते। जो लैन क्लैन थे वो कहते हैं मैंने कोशिश की है उनके पास बटरफ्लाई मैसेज भेजने की, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं उनके पास पहुंच नहीं पा रहा मेरा मैसेज, और ना ही उनका कोई आंसर आ रहा है। जो वहाँ लानजान था मैंने भी कोशिश की थी अंकल, पर नहीं हो रहा कुछ, मैंने कुछ डिसिपल्स को भेजा था, वो आएंगे तब पता चलेगा। जो लैन क्लैन थे कहते ये तुमने सही किया। जो लैन वहाँ मतलब लानजान था वो कहते विंग कैसे अंकल। जो लैन क्लैन थे वो कहते हैं विंग विंग अपने रूम में ही है और वो रेडी हो रहा है। तो वहाँ लानजान था कहते ओ। जो लैन क्लैन थे वो फिर बाहर आ जाते हैं। लानजान जो अपने कक्ष में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि विंग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा, बस कहा आ जाए जल्दी से, फिर उनकी शादी होगी और उनकी हैप्पी सी लाइफ होगी। और लानजान जिसके फेस पर एक स्माइल आती है, दूसरी साइड हमें दिखा देते हैं विंग के रूम में विंग जो अच्छे से रेडी हो रहा था। सच में विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। जो वो थे मेड्स वगैरह उन्होंने विंग को रेडी कर दिया था बिल्कुल ब्राइडल लुक में। और विंग जिसने पूरे रेड कलर के हानफू पहने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे विंग को। विंग तो सोच रहा था वो चलेगा कैसे इनमें, और विंग जो देख रहा था उन्हें वो कहते कितने ज़्यादा भारी है, मैं कैसे चलूँगा इनमें। जो वो दोनों थी जो मतलब डिसिपल जिन्होंने तैयार किया था विंग को, वो स्माइल करते हैं, वो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जब विंग था वो कहते हाँ अच्छा तो लग रहा हूँ। और विंग जिसके फेस पर मेकअप भी किया गया था, और विंग सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि सच में अगर हंग वंजुन लानजान या वांग जी तीनों में से कोई भी विंग को देख लेता ना, तो सच में वो तो अपना दिल जैसे दोबारा हार जाते विंग के ऊपर। और विंग जिसके हेयर में जो काफ़ी सारी हेयर पिन लगाई हुई थी, हेड पीस लगाए हुए थे, और विंग इतना प्रीटी लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कि कोई अगर एक नज़र देखे तो जैसे वो अपनी नज़रें विंग से हटा ही ना पाए। और विंग जो देखता है को, जो एक प्रिंसिपल था वो कहता है ये वेल है आपकी, और वो जो वेल विंग की ओर करता है। जो विंग था वो कहता है इसे भी सही कर दो, और वो जो अपने सर पे वेल को भी लगवाता है, वेल लग जाती है अच्छे से। तभी जो डोर था उस पर नॉक होता है। अभी शाम का टाइम तो हो ही चुका था। जब डोर पर नॉक होता है वहाँ पर जो डिसिपल था वो जाता है और ओपन करता है डोर को। बाहर जो 2 डिसिपल अलग मतलब और थे वो कहते हैं क्या मास्टर तैयार है। जो वो डिसिपल जिन्होंने विंग को तैयार किया था वो हाँ करते हैं। जो वो थे वो अंदर आते हैं और वो कहते हैं
हमें आपको लैंड ग्रैंड मास्टर ने बुलाने के लिए भेजा है। एक्चुअली शादी स्टार्ट होने वाली है और आपका इंतज़ार हो रहा है। जब विंग ये सुनता है, विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। जो वो दोनों डीसी बोलते हैं, कहते हैं क्या बुलाने भेजा है, और वो देखते हैं एक दूसरे को और वो कहते हैं हमें तो नहीं कहा किसी ने। जो वो डीसी बोलो कहते हैं हाँ तो हमें भेजा है ना, इसीलिए तो हम लेने आए, आप भी चलो हमारे साथ। जो वो दोनों थी वो फिर हाँ कर देते हैं, मतलब चारों डिसिपल और विंग। विंग जो अपना व्हील अच्छे से कवर करता है अपने फेस को, और फिर विंग जो चलता है उनके साथ। दो डिसिपल जो विंग के आगे आगे चल रहे थे और दो जो विंग के पीछे पीछे थे। जो दो मतलब विंग को लेने आए थे वो थे दो आगे, और विंग जो चल रहा था, विंग सोच रहा था क्या यही आएंगे, अगर अंकल आते तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई बात नहीं। वैसे भी वो तो आई नहीं, अगर वो आ जाती तो मेरी फैमिली से भी कोई होता, मेरी शादी होने वाली है, पर मेरी फैमिली से तो कोई है ही नहीं। और विंग इस टाइम थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी शादी होने वाली है, तो नर्वस होना तो बनता है। हाँ वो खुश भी है, एक्साइटेड भी है, आखिर वो अपने मेट से शादी करके हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन नर्वस भी वो बहुत ज़्यादा था। और विंग जो उनके पीछे पीछे चले जा रहा था, क्योंकि विंग को ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस उनके पैर दिख रहे थे, किधर वो देकर जा रहे हैं, बस इतना दिख रहा था। और हमें यहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पर वेडिंग हॉल की मतलब स्टेज वगैरह तैयार किया गया था, वहाँ पर जो सब लोग मतलब काम कर रहे थे, इधर से उधर तैयारी वगैरह तो सब कुछ हो चुकी थी, पर सब लोग जो देख रहे थे वहाँ लान की रैन जो सारी अरेंजमेंट देखते हैं अच्छे से, और वो जो कहते हैं डन है। कितना टाइम हो चुका है अभी तक हांग वंजन और लान आंग जी क्यों नहीं आए, उन्हें यहाँ जाना चाहिए, अभी तक वो डिसेबल भी नहीं आए। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सीन शिफ्ट करके देख लेते हैं दूसरी जगह का। अब आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं, तो जो विंग को जिन्होंने तैयार किया था, जो विंग के पीछे थे, वो डिसिपल कहते हैं तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, शादी का मेन्यू तो उधर है ना, स्टेज तो उधर है ना। जब आगे वाले डिसिपल ये सुनते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं एक्चुअली यहीं पर शादी है, वो तैयार किया था पर वहाँ नहीं होगी, इधर होगी। जो वो दोनों थे वो कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, सुबह से हमने देखा है वहीं पर तैयार हो रहा है, लैंड ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि शादी उसी जगह होगी, तो यहाँ पर कैसे सडनली चेंज हो सकता है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो ब्राइड को। और वो जो विंग के साइड आ जाते हैं, मतलब विंग के आगे आ जाते हैं बिल्कुल। जो विंग था जब वो ये सुनता है, वो भी बिल्कुल रुक चुका था कि ये लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्या ये स्टेज की साइड नहीं लेकर जा रहे थे। जो वो दोनों डिसिपल थे वो कहते देखो ये मैडम का ऑर्डर है, हमें पूरा करना होगा। जब वो ये कहते हैं, वो कहते हैं मैडम लैंड ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर हम मानेंगे, हम किसी मैडम का ऑर्डर नहीं मानते। जो वो थे कहते हैं यानशी मैडम का ऑर्डर है, तुम इसे डिसोबे नहीं कर सकते। जो वो दोनों सर्वेंट थे वो कहते हैं यानशी हमारी कोई भी मास्टर नहीं है, हमारे मास्टर लैंड की रैन मास्टर है, और हम उन्हीं का ऑर्डर फॉलो करेंगे। राइट आप इधर चलिए, और वो जब विंग को इशारा करते हैं मतलब हाथों से कि उधर चलिए। जो विंग था वो देख रहा था, और विंग जो सोच रहा था कि हो क्या रहा है, तभी वहाँ पर जो एक लेडी की आवाज़ आती है, ओह तो तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे। हाँ वहाँ जो यानशी आज की थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी पर विंग आया नहीं था, तो इसलिए वो वहाँ आ रही थी, मतलब उसने देखा दूर से कि विंग खड़ा है, वो डिसिबल भी खड़े, तो वो यहाँ आ गई थी। जो वो थे वो दोनों वो पहले ग्रीट करते हैं, कहते मैडम हम ये नहीं कह रहे थे, वो हम कह रहे थे कि लैंड क्लियर मास्टर ने वहाँ स्टेज तैयार किया, तो वहीं ब्राइड को लेकर जाना है। जो यानशी थी वो कहती है तुमने मेरे मेरे भेजे हुए डिसिपल्स की डिसरिस्पेक्ट की है, तुमने उनके साथ बदतमीजी की और मेरे हुक्म को तुमने माना नहीं, बल्कि उससे बहस करने लगे, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और वो जो कहती है गार्ड्स लेकर जाओ इन्हें, और इन्हें पूरे 10-10 कोड़े लगने चाहिए। जब विंग ये सुनता है वो शौक था, और विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वो थी यानशी वो कहती तुम हाँ तुम तो बोले ही मत, तुम कुछ नहीं लिखते और हमारे बीच में तुम कुछ नहीं बोल सकते। और वो गार्ड को इशारा करती है, गार्ड जो डिसिबल को लेकर जाने लगते हैं, वो जो थे वो कहते माफ़ी मांगते, वो कहते माफ़ कर दीजिए मैडम, हम आगे से नहीं सकते, माफ़ कर दीजिए। पर वो जो कहाँ सुनती है उन्हें भेजने लगती है। जो विंग था वो फिर रोक नहीं पाता अपने आप को, विंग जो अपना वेल हटा देता है, और जब विंग वेल हटाता है तो सब लोग जो विंग को देखते हैं, वहाँ पर यानशी नहीं थी बल्कि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, लैंड के गए थे, पर काफ़ी वो लोग थे जो यानशी की तरफ से थे, मतलब वो वाले लोग थे यानशी के साथ। और विंग जो देखता है उन डिसिबल को, जो वो थे जो सैनिक वगैरह थे, मतलब वो लेकर जा रहे थे। जो विंग था वो था छोड़ो इन्हें, और विंग जाता है और उन्हें छुड़वाता है। जो वो थे वो कहते हैं ये मैडम का ऑर्डर है, आप इस तरह नहीं रोक सकते ब्राइड, हमें लेकर जाना होगा। जो विंग था वो उन दोनों डिसिपल को अपने पीछे करता कहते खबरदार अगर ऐसा किया तो मेरे होते हुए तुम इन्हें हाथ में नहीं लगा सकते, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और ऑर्डर मैं आपका ऑर्डर फॉलो क्यों करूँ, आप होते ही कौन हो। जो यानशी थी उसकी मुट्ठी बिछ जाती है, वो कहती है मैं इस लैंड की लैंड फोरेन हूँ। जो विंग था वो कहता है लैंड फ्रेंड सीरियसली आपको क्या लगता है मुझे आपके बारे में नहीं पता, आप यहाँ की कोई लैंड फ्रेंड नहीं हो, आप सिर्फ इस लैंड क्लैन का एक हिस्सा हो, इस फैमिली का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और आप अपनी हद में रहिए। ज़्यादा अगर आपने कुछ किया ना तो मैं अपने हस्बैंड से कहकर आपको यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। जब यानशी ये सुनती है वो बहुत गुस्सा करती है, एल्डर बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। जो वांग जी था मतलब विंग था वो देखता है, वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और आप सब लोग जितना मुझसे दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है।
और वो वहाँ विंग ये कहकर उन डिसेबल को हाथ पकड़ते थे चलो, और वो जो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, पर तभी विंग को फील होता है। विंग जल्दी से पलटता है और विंग अपने हाथों से मतलब मैजिक करता है और उस वार को रोक देता है, यानची जिसने विंग पर वार कर दिया था। और विंग उस वार को रोकता है और विंग देखता है और कहता है आपसे मैंने अभी कहा था ना। जो यानची थी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कौन जीता है और कौन हारता है। और यानची जो विंग पर अटैक करने लगी थी और कहते हैं तुम्हारी तो मैं शादी नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। और यानची विंग पर अटैक कर रही थी। विंग भी जो अटैक का मतलब जवाब दे रहा था फुल रिस्पॉन्स, और यानची फील कर पा रही थी विंग कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, विंग जिस तरीके से उसके अटैक को डॉज कर रहा था और यानची के ऊपर पलट वार कर रहा था, यानची को जो थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही थी क्योंकि विंग के वार जो थे वो कोई सॉफ्ट नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थे, जिससे यानची को कहीं ना कहीं हार्म हो रहा था। यानची और विंग दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी थी। जो डिसिपल थे मतलब वो तो एक साइड हो चुके थे, यहाँ तक कि जो एल्डर वगैरह थे वो भी देख रहे थे। उन्हें भी विंग कोई खास पसंद नहीं था और ऐसा ओमेगा तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जो उनके तीनों राजकुमार मतलब उनके क्लैन लीडर और राजकुमार को फंसाकर उन एक प्राइड बनना चाहता हो। कितना कैरेक्टरलेस ओमेगा है जो तीन तीन अल्फा के साथ रहना चाहता हो। सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है सबकी नज़रों में, जो विंग के लिए बुरी बातें ही थी क्योंकि वो जाहिर सी बातें यानची की साइड से थे और यानची ने भड़काया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सोच के पर्सन थे जिनके नज़र में विंग बहुत ही ज़्यादा गलत था। और ऐसे ओमेगा का रहने से अच्छा तो वो मर जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आगे को उसे देखकर और ओमेगा भी तो ऐसा कर सकते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके क्लैन में ये सब बुरी चीज़ें फैले। इसीलिए वो जो विंग के बिल्कुल सपोर्ट में थे ही नहीं, वो तो यानची के सपोर्ट में थे। और यहाँ तक कि एक दो एल्डर यानची का साथ भी दे रहे थे विंग से फाइट करने में, और विंग जो देख पा रहा था, पर विंग सबका पलटवार कर रहा था। विंग कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं था, विंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और विंग जो उनके ऊपर जैसे धीरे धीरे हावी होता जा रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड लांसान जो अपने कक्ष में बस बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था अपने उन डिसिपल का, जिनको उसने भेजा था हांग वंजुन और लांजान मतलब वांग जी का पता लगाने के लिए कि वो कब तक आएंगे, क्या फाइट ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि वो तीनों भाई जब मिलकर फाइट करते हैं तो तब चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी सेना हो, कोई सेना उनके सामने टिक नहीं सकती। वो तीनों भाई जब एक साथ होते हैं तो कुछ भी कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो, कुछ उनके सामने टिक ही नहीं सकता। और इसीलिए लांजान सोच रहा था काश वो भी चला जाता तो वो तीनों अपनी सारी सेना को जल्दी से मतलब ख़त्म कर देते और वो वापस आकर शादी भी कर लेते। पर लांजान जिसने पहले सोचा नहीं था इतना, उसने लगा तो छोटी मोटी वो होगी, क्योंकि वांग जी काफ़ी पावरफुल था और वो इतनी बड़ी सेना लेकर गया था तो शायद हो जाए जल्दी से। पर अभी हमें दिखाया जाता है जो मतलब लांजान था वो तो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जो नॉक होता है डोर पर, वांग जी लांजान जाता है जल्दी से, तो वहाँ पर यांग था। लांजान कहते हैं तुम, जो यांग था वो कहते भाई जल्दी चलिए, आप जानते हो आपकी ब्राइड और मॉम उनमें लड़ाई हो गई है, आपकी ब्राइड मॉम को मार डालेगी, प्लीज़ भाई चलिए जल्दी। और यांग जो बहुत टेंशन में था वो कह रहा था वांग जी लांजान से, जो लांजान तो कहते फिंग विंग विंग लड़ाई। और लांजान जल्दी से चलता है मतलब निकल पड़ता है अपने कक्ष से, और लांजान जो जा रहा था और जैसे यांग देखता है यांग जो एक इविल सी स्माइल करता है, यांग जो लांजान के पीछे पीछे था। और अब हमें दिखाया जाता है लांजान जो उस जगह आता है जहाँ पर लड़ाई हो रही थी, और लांजान जो देखता है विंग जो वार पे वार किया जा रहा था, यांची जिसके मुंह से खून भी निकल रहा था, यांची की हालत बुरी हो चुकी थी। वहाँ के जो दो तीन डिसिबल थे जो विंग के साथ उनके मतलब यांची के साथ मिलकर विंग के साथ फाइट कर रहे थे, उनकी हालत भी बुरी हो चुकी थी। और विंग जिसके ऊपर कोई खरोच नहीं थी, विंग को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि विंग ने कुछ किया ही नहीं है। विंग जैसे उड़कर थोड़ी फाइट कर रहा था, विंग के बाल जो हवा में लहरा रहे थे, विंग का वो रेड गाउन जो बिल्कुल हवा में ऐसे रह रहा था, विंग जैसे एज अ क्वीन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी। और वो वेडिंग गाउन विंग सच में अमेजिंग लग रहा था। और लांजान देख रहा था, लांजान कहते हैं विंग, और लांजान जो जल्दी से विंग के पास आता है। विंग जब लांजान की आवाज़ सुनता है, विंग जो रुक जाता है, वो पलटता है, कहते हैं लांजान। और विंग देखता है लांजान जो विंग के पास आता है और कहते हैं विंग क्या कर रहे हो तुम, ये विंग तुम आंट को ऐसे क्यों हर्ट कर रहे हो, उनके साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लांजान क्या है इसमें, और कहते हैं लांजान मैंने कोई लड़ाई नहीं की, वो खुद है, वो खुद मेरे ऊपर वार किया था उन्होंने, तो मैं क्या करता लांजान, मुझे भी अपना बचाव करना था ना। और लांजान देखता है उस साइड वहाँ पर एल्डर वो भी थोड़े घायल थे, और जो आंट थी वो अपना खून मुंह से साफ करते हुए कहती है ये झूठ बोला है लांजान, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, इसने कहा था कि ये हमें निकाल देगा यहाँ से बाहर, और इसने खुद ने मुझे इस तरह हर्ट किया था और कहा था कि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देगा, और ये तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ये तो बस इस लालच में है, इस गद्दी के लालच में ये यहाँ का क्लैन लीडर बनना चाहता है, तुम तीनों भाई से इसीलिए शादी कर रहा है, तुम्हें बस फंसा रहा है लांजान। और लांजान जो मतलब जो आंट थी वो काफ़ी कुछ विंग के खिलाफ कही थी। जो लांजान था वो देखता है अपनी आंट को और कहता है आंट ऐसा कुछ नहीं है, विंग हमारा मेट है और विंग हमारा ओमेगा, और आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती उसे। लांजान जो विंग को देखता है और विंग कहता है सच में लांजान मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे वार किया था और वो बहुत बुरी है लांजान, उन्होंने मुझे बहुत विंग कह भी नहीं पाता कि उन्होंने किस तरीके से विंग को कैरेक्टरलेस कहा था। जो लांजान था कहता है चलो विंग, और लांजान विंग का हाथ पकड़ता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी लांजान को दिखता है विंग के ऊपर जो मतलब साइड में जो लांजान के पीछे यांग था, जैसे ही लांजान जो विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जो जाने लगता है।
जो सब थे वो तो देखते ही रह गए थे, मतलब इतना कुछ किया उन्होंने। और ऐसे ही क्या वो जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो यानशी थी वो उठती है और वो जो ये एक काफ़ी बड़ा सा मैजिक का बॉल बनाती है और वो जो विंग और लानजान की ओर फेंक देती है। लानजान को जो फील हो जाता है, जाहिर सी बात उनके ऊपर वार होता है, उसे फील हो गई। लानजान जल्दी से पलटता है और वो उस वार को अपनी एक ही तलवार के वार से रोक देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और विंग जो देखता है गुस्से में घूर के, और विंग को इतना गुस्सा आता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके अल्फा के ऊपर इस तरीके से वार करने की। और विंग बढ़ने वाला था पर जो यांग था वो हमला कर देता है, जो यानशी के ऊपर वार करता है। पर लानजान देखता है, जैसे ही लानजान ने उस वार को रोका था जो यानशी ने किया था, तभी विंग ने हाथों हाथ यानशी के ऊपर वार किया था। और जो यांग था, यानशी का बेटा, वो एक साइड था, उसने जल्दी विंग के ऊपर उस तलवार से वार कर दिया था। जो लानजान था वो जल्दी से विंग को पकड़ता है, अपनी ओर खींच लेता है और बिल्कुल घूम जाता है, जिससे जो यांग वो तलवार विंग के पेट में घुसाने वाला था वो लानजान की पीठ में घुस जाती है। और सब लोग शौक थे। और हमें दिखाया जाता है यानशी, उसके फेस पर एक स्माइल थी, उसके फेस पर खून लगा हुआ था पर उसके फेस पर स्माइल थी। जो यांग था वो देखता है, उसने लानजान को मार दिया। और यांग जो उस तलवार को थोड़ी सी ट्विस्ट करता है। जब विंग था वो शौक था, ये क्या हुआ? और विंग जल्दी से देखता है लानजान के फेस को, और लानजान की पीठ से फिर यांग जो तलवार निकाल देता है। जो कुछ लड़के वो थे वो कहते हैं, यांग तुमने ये क्या किया? ये हमारे राजकुमार है। क्योंकि हाँ, वो विंग को नहीं चाहते, विंग को वो कैरेक्टरलेस समझते हैं, विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझते हैं। विंग एक अच्छा ओमेगा नहीं है, वो बहुत बुरा है यहाँ पर सिर्फ लालच की वजह से है। और वो विंग को नहीं देख सकते अपने तीनों अल्फाज राजकुमार के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने जो राजकुमार थे उनसे भी नफरत करते थे, नहीं। लानजान तो एक तरह से काफ़ी सॉफ्ट था, अगर हंगवंचन वांगजी होते तो शायद उन्हें वो नापसंद करते थे। लेकिन लानजान उसे ऐसा नहीं था कि वो नापसंद करते, क्योंकि लानजान सबके साथ काइंड ही था। जो वेल्डर थे वो भी देखते हैं यांग को, जो यांग था वो कहता है वो मैं तो विंग को। और वो जो देखता है लानजान जो पलटता है यांग की ओर, और लानजान जो यांग की गर्दन नहीं पकड़ लेता है, वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ओमेगा को मारेंगे? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और लानजान जो विंग की गर्दन पकड़ ले, मतलब यांग की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को मोड़ने लगता है। जो यांग था वो कुछ नहीं कर पाता, और यांग जो कहता है छोड़ो छोड़ो, और यांग जो खांसने लगता है, जो यानशी थी वो कहती छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लानजान छोड़ो। और लानजान जो छोड़ नहीं रहा था, पर यानशी जो लानजान से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर विंग जो उसके सामने आ जाता है, और विंग जो यानशी को बहुत इतने बुरी तरह वार करता है, जिससे यानशी बहुत दूर जाकर गिरती है। और यानशी के मुंह से फिर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और यांग जिसकी आंखें जैसे बाहर को निकलने की हो गई थी, और यांग जो बहुत ज़्यादा कह सकते घुटन फील कर रहा था, उसकी जैसे आखिरी सांसें हो रखी थी। तभी वहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, काफ़ी सारे, जो वांगजी और मतलब सॉरी लानजान और विंग का ध्यान जाता है वहाँ। यहाँ तक कि वो जो एल्डर थे, वो जो वहाँ के लोग थे लैंड क्लैन के, उनका भी ध्यान जाता है कि ये कौन है। वो देखते हैं, वो कोई और नहीं, वो वैन राज्य के सिपाही थे। जो यानजी थी वो स्माइल करती है और कहती ख़त्म कर दो सबको। जो वो सिपाही थे वो बहुत सारे थे, लगभग 150-300, वो अचानक से ही आ चुके थे। और यहाँ पर वो आ गए। जो यहाँ वांगजी मतलब विंग था वो कहते वैन राज्य के सिपाही। जो लानजान था वो कहता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और लानजान जो यांग को पकड़ा था वो उसे फेंक देता है। यांग जो एक साइड जाकर गिरता है, और यांग जिसकी हालत खत्म हो चुकी थी, मतलब उसकी जैसे लास्ट सांसें ही चल रही थी, क्योंकि लानजान ने उसकी गर्दन की जो हड्डी थी वही तोड़ दी थी। और यांग जो बस लास्ट सांस ले रहा था, जो यानशी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और यानशी दिख रही थी वो लानजान को गुस्से में, और वो जो चिल्लाकर कहती सबको खत्म कर दो, सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। आज आज मैं इस लैंड क्लेन को बर्बाद कर दूंगी, इसकी इसने इतनी हिम्मत मेरे बेटे को। और वो यानशी जल्दी से उठती है और वो यांग की ओर दौड़ पड़ती है। जो विंग था वो देख रहा था, सारे सिपाही जो मतलब वो आए थे, वैन राज्य के जो सिपाही थे वो आए थे, वो सब पर हाथों हाथ हमला करने लगे थे। जो लानजान था वो भी अपने तलवार से सबको बचाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जो लैंड क्लेन के लोग थे वो तो शौक थे कि क्या यानशी उन्हें मारना चाहती है, यानशी ऐसा कैसे कर सकती है। और विंग जो सबको मतलब वो अपने मैजिक के थ्रू और अपने तलवार के थ्रू भी फाइट कर रहा था। विंग जो विंग था उन लोगों से कहता है चाहिए आप यहाँ से क्लैन के अंदर चाहिए, क्योंकि क्लैन का एक साइड का हिस्सा था। जो वो थे वो देखते हैं, वो कहते ठीक है हम। और वो जो देख रहे थे, जो फाइट कर सकते थे लैंड क्लैन के लोग, वो फाइट कर रहे थे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनमें फाइट नहीं कर सकते थे, तो वो फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ से विंग जो ने भगाता है कि वो जाए। सब लोग अब देख रहे थे, उनकी जब जान पर आ रही थी तो वो यानशी नहीं थी जो उन्हें बचा रही थी, वो विंग था जो उन्हें बचा रहा था। उनकी थिंकिंग विंग के लिए गलत थी, सच में गलत थी। विंग अगर लालची होता तो वो अपने आप को बचाता, ना कि उनको। जो लानजान था वो जो देखता है विंग के ऊपर जो काफ़ी बार वार होने वाले थे, पर लानजान जो विंग के बिल्कुल आगे शील्ड की तरह था। लानजान जो विंग के ऊपर आने वाले हर वार को रोक रहा था, और वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। और ये खबर चुलान की रैन पर भी पहुँच चुकी थी कि उनके क्लैन के अंदर, मतलब अंदर ही जो वैन राज्य के लोग हैं वो आ चुके हैं और उनके क्लैन पर हमला हो चुका है। जो लैंड क्लैन थे वो तो शौक थे कि यहाँ हमला, पर यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो हमला तो उनके लैंड क्लैन के बॉर्डर पर हुआ था ना। और यहाँ और वो जल्दी से फिर वहाँ से जो भी कुछ लोग थे उनके जो मतलब कल्टीवेटर वगैरह थे उन सब के साथ वहाँ थे, और वो भी जो फाइट करने लगते हैं। हमें यांशी को दिखाया जाता है, यांशी जो अपने बेटे को गोद में रखती सिर करती, यांग यांग तुम ठीक हो यांग। जो यांग था वो देख रहा था अपनी माँ को, और यांग जो बहुत ही स्लोली सांस लेते होते हैं, माँ माँ। और यांग
तो और कुछ कह ही नहीं पता। यांग जो बस अपना फेस मतलब एक साइड हो जाता है उसका, वो मर जाता है। जो यांशी थी वो बहुत रोती थी, यांग यांग, और वो चिल्ला चिल्ला कर जैसे रो रही थी। उसके चिल्लाने की वॉइस जो इस जंग के माहौल में कहीं हो नहीं रही थी। लैन क्लैन जहाँ आज शादी होने वाली थी वहाँ पर ये जंग का माहौल बन चुका था। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वांग जी ने काफ़ी अच्छे से सेना को संभाला था। और वांग जी जिसकी सेना जीतने वाली थी, पर अचानक से वांग जी की सेना के जो लोग थे वो मरने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था। उनके खाने की चीज़ में जैसे पानी होता है, क्योंकि जब सेना लड़ेगी उसके बाद जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मतलब लड़ने के बाद जब पानी पीने का वो होता है, तो वो पानी पिया था उन्होंने। और फिर दोबारा से उनकी जंग स्टार्ट होने वाली थी। पर उस टाइम में जब दोबारा स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे सब लोग मरने लगते हैं। और वो किसी और नहीं, जहर की वजह से मर रहे थे। क्योंकि वांग जी जो इसके ऊपर जहर का असर हो रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे। वांग जी ने भी वो पानी पिया था, पर उसके जो लोग थे वो सब धीरे धीरे मरते जा रहे थे। और वांग जी शौक था कि इतनी बड़ी सेना उसकी जो कुछ देर में ही बिल्कुल ढेर हो चुकी थी, और वांग जी वहाँ पर अकेला बचा था। और उस सेना का सेनापति जाग जाता है। वो सेनापति जिसका नाम वैन जुलियो था। और वैन जुलियो जब वांग जी को देखते हुए कहता है, ओह लैन क्लैन के दूसरे जेठ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर मुझे लगता है कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सो सैड। खैर, अगर आपकी कोई आखिरी विश हो तो आप बता सकते हो। तो लान वांग जी था वो देखता है उसे घूर के और कहता है, तुमने ये छल किया है, तुमने हमारी सेना के साथ क्या किया है। जो वेंजुलिया था कहता है, कुछ नहीं, ऐसे मैंने नहीं किया, ये तो आपकी ही प्यारी सी आंट ने किया है। उन्होंने ही आपके खाने पानी में जहर मिलाया था, जो आप लोग खा भी चुके हो, पी भी चुके हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, उस जहर का असर शायद थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो आके आपको इतना टाइम लग गया। पर खैर जो भी है, आप तो नहीं बचोगे, क्योंकि देखिए आपकी सेना के लोग कैसे तड़प रहे मर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी तड़प रहे थे और कुछ लोग जो मर चुके थे। और लान वांग जी जो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला, उसकी बॉडी पर भी जहर का असर हो रहा था, पर बहुत ही स्लोली। या कह सकते हैं उसकी बॉडी पर जहर का असर हो नहीं पा रहा था अच्छे से। मतलब लान वांग जी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो वो उस जहर का काट जैसे उसकी बॉडी खुद पे खुद कर रही थी। जो वेंजुली था वैसे वो कहता है, वैसे मानना पड़ेगा आपको, आप हो बहुत ज़्यादा पावरफुल, तभी तो देखिए आप अपने पैरों पर मेरे सामने सलामत खड़े हैं। पर आप ज़्यादा देर पर तक रहोगे नहीं वहाँ पर। जो हंगवंजन थे कुछ टाइम बाद वो भी पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं पूरी सेना उनकी ख़त्म है, और वहाँ पर वांग जी है। और हंगवंजन को भी पता चलता है कैसे कैसे उनकी ही आंट ने उन्हें धोखा दिया है, कैसे उनकी सेना उनकी आंट की वजह से ख़त्म हो चुकी है। वो लोग जो उनकी सेना में थे, वो अल्फ़ा, वो बीटास, वो कुछ ओमेगास भी। और हंगवंजन तो बहुत गुस्से में आते हैं। हंगवंजन कहते हैं, तुम्हें तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर फिर से वॉर स्टार्ट हो जाती है। वांग जी जिसके ऊपर असर जहर का असर थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा था, पर फिर भी वो फाइट कर रहा था। हंगवंजन जो एक बार में ही जैसे 6-7 लोगों को जैसे मारे जा रहे थे। और वेंजुलियो देख रहा था, वेंजुलियो को लगा था ये आसान होगा, पर हंगवंजन जो खुद एक ही लौटे अकेले थे पूरी सेना के लिए, कुछ देर में ही जो वेंजुलियो था उसकी सेना हाफ मर चुकी थी। सब लोग हंगवंजन और लान वांग जी पर वार कर रहे थे, पर हंगवंजन और लान वांग जी जो साथ में फाइट कर रहे थे, और उनकी फाइट स्किल्स इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी। हाँ, उन्हें भी घाव हो रहे थे, उन्हें भी चोट लग रही थी कहीं ना कहीं, पर फिर भी वो हिम्मत से खड़े हुए थे और सब पर पलटवार कर रहे थे। वेंजुलियो खुद भी जो हंगवंजन और लान वांग जी के ऊपर वार कर रहा था, पर वो भी जो उनसे जीत नहीं पा रहा था, उन्हें हरा नहीं पा रहा था। और वो देख रहा था कि ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। उनकी सेना होने के बावजूद भी, मतलब उनकी सेना नहीं है फिर भी ये किसी सेना से कम नहीं है। और वेंजुलियो जो सोचता है, हाँ मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वेंजुलियो जो कुछ करता है वहाँ से निकलता है। और वेंजुलियो जो देखता है अपने हाथ में, और वेंजुलियो देखता है टाइम को, कहता है अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम और इन्हें ऐसे उलझाना पड़ेगा। और वेंजुलियो जो उसे अपने हाथों में जैसे भींच लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड जो लानजान था, लैन किलेन, वहाँ पर भी जो वेंजुलियो के जो मतलब सॉरी वैन किलेन के जो कुछ लोग थे, उन्होंने काफ़ी लैन किलेन के लोगों को मार दिया था। लैन किलेन के जो काफ़ी लोग थे जैसे बच्चे वगैरह, उन सबको, जो कुछ एल्डर थे जो मतलब जो अच्छे वाले एल्डर थे, वो उन्हें जो एक सेफ सी जगह पर लेकर जा चुके थे। जो बूढ़े लोग थे, जो कल्टिवेटर नहीं थे, जो बच्चे थे, उन सबको। और जो कल्टिवेटर थे वो सब जो मतलब जो सेना थी उनसे लड़ रहे थे, लड़ाई में वो हो रहे थे। पर लानजान जिसे कहीं ना कहीं कुछ फील हो रहा था, कुछ कमज़ोरी सा, कुछ चक्कर सा, उसे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, पर फील हो रहा था। मतलब लानजान जिसका खून जिसे मतलब पीछे घाव लगा था, तो विंग ने उसे थोड़ा हील कर दिया था, जिससे लानजान जिसकी इंजरी जो खुली नहीं थी, उसका खून नहीं बह रहा था, पर फिर भी लानजान को वीक फील हो रहा था। उसे उस जख्म में, घाव में कहीं ना कहीं पेन भी हो रहा था। और विंग जो खुद भी एक साथ साथ काफ़ी लोगों को मारा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे सेना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही वैन क्लैन की, जैसे सारी सेना ही यहाँ पर आ चुकी है, ऐसा फील हो रहा था। जो लानजान था उसे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। और विंग कहीं ना कहीं समझ पा रहा था, क्योंकि लानजान अब पहले की तरह स्पीड से नहीं लड़ पा रहा था जैसे वो पहले लड़ रहा था।
अब कहीं ना कहीं वो थक रहा था, शायद कमज़ोर हो रहा था। पर विंग शौक था, क्या था, कैसे हो रहा है। उसने तो सुना है कि तीनों जेठ अगर वो लगातार भी 3-4 दिन तक भी मिलकर फाइट करें तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और अभी अभी वो क्यों क्यों इतना कमज़ोर सा फील कर रहा है, क्योंकि विंग कहीं ना कहीं फील कर पाता था लानदान उसके पास ही तो था, और विंग का भी अटेंशन कहीं ना कहीं लानदान के ऊपर था। और विंग जो खुद भी फाइट कर रहा था, और लैंड क्लैन के काफ़ी लोग मर चुके थे, और जो लैंड क्लैन थे उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा और बहुत बुरी तरह वार होता है। लैंड क्लैन जो दूर जाकर गिरते हैं और बहुत तेज चीखते हैं। जब लैंड क्लैन की चीख की आवाज़ विंग और लानदान के कानों में पड़ती है तो वो उधर पलटते हैं, और लानदान और विंग दोनों चीख कर कहते हैं अंकल, और वो दोनों जो जल्दी से लैंड क्लैन की ओर जो अपने कदम बढ़ाते हैं। तभी विंग को जो अलग लोग जो थे क्लैन के राज्य के, मतलब लैंड क्लैन के, वो सैनिक रोक लेते हैं और लानदान के आगे भी आ जाते हैं। और लानदान को जो फील होता है, लानदान जल्दी से पलटता है और वो जब अपनी तलवार आगे कर देता है, सामने जो यान्ची थी और उसकी आंखों में जो बिल्कुल आग थी, यान्ची जो लानदान को घूर के देखती है और कहते छोड़ छोड़ोगे नहीं तुम्हें मैं, तुमने तुमने मेरे बेटे को मारा है। और यान्ची जो बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। और वो जो उस गोले में जो मतलब शक्तियों का प्रयोग करके लानदान के ऊपर वार करती है। लानदान जो उसे रोकता है, पर लानदान कहीं ना कहीं वीक हो रहा था। उसे नहीं पता वीक क्यों हो रहा था, पर उसकी वीकनेस उसे वीक फील हो रहा था। यहाँ तक कि जो उसकी शक्तियाँ थी वो भी कमज़ोर होती जा रही थी। और लानदान जो को शौक था कैसा क्यों रहा है, आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता, पर अभी हो रहा था। जो यान्ची थी वो जो एक खंजर निकालती है और वो देखती है लानदान को। लानदान जो अदर सैनिक से भी लड़ने में लगा हुआ था, और वह यान्ची के भी कहीं ना कहीं मैजिक का जो वार कर रहा था, और वो जो बच रहा था पूरी तरह। पर यान्ची वो कहाँ रुकने वाली थी। यान्ची जो मौका देखते ही लानदान जिसके पूरे दिल पर वार कर देती है उस खंजर से। और जैसे ही लानदान के दिल पर वार होता है, लानदान जो बहुत तेज चीखता है, यहाँ तक के जो विंग था वो लैंड क्लैन के पास जा चुका था। सारे सैनिकों से मतलब लड़ाई भी कर रहा था, जो भी इसके सामने आ रहा था उससे लड़ाई कर रहा था, उसके ऊपर भी हमले हो रहे थे, लैंड क्लैन को भी संभाला था। इस सब में विंग जिसका ध्यान लानदान से एक पहले चलिए हट चुका था, और उसी का फायदा जो शायद यान्ची ने उठाया था। यान्ची जिसने प्रॉपर टाइम देकर, और भी लानदान जिसके दिल पर वार कर दिया था। और लानदान जो देख समझ भी नहीं पाया था, क्योंकि यान्ची ने बहुत ही अनसट, मतलब उस यान्ची ने जैसे उसका ध्यान भटका कर ये सब किया था। और लानदान जिसके दिल से खून आ रहा था, वो खंजर जो लानदान के दिल में ही जैसे रह चुका था। और लैंड क्लैन और विंग जब लानदान की चीख सुनते हैं वो देखते हैं, और लैंड क्लैन कहते हैं लानदान, और वो जल्दी से विंग जो सारे सैनिकों को मारता हुआ बहुत ही स्पीडली लानदान के पास आता है। और लानदान विंग कहते हैं लानदान, और लानदान जो नीचे गिर चुका था उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना दर्द कि लानदान सह नहीं पा रहा था। लानदान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लानदान देख रहा था विंग को, विंग के फेस को, और लानदान कहते हैं विंग विंग। और लानदान जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह चिल्ला भी रहा था। तो उस साइड हमें दिखाया जाता है हंगमंजन और वांगजी। जो वेंजुली था वो जब देखता है प्रॉपर जो टाइम हो चुका था, और हंगमन जो वेंजुली था वो 2 खंजर निकालता है, और वो जो एक बंदे को जो उसके साथ का ही था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो भी जब लड़ रहा था उसकी ओर इशारा करता है, उसे एक खंजर दे देता है। और वो जो कहता है कि वो जल्दी से जैसे ही वो उसके करीब जाएगा उसे वार करना है अभी। और जो वेंजुली था और वो बंदा, वो दोनों जो जल्दी से लानदान और हंगमंजन से मतलब लड़ते लड़ते उनका ध्यान भटकाए हुए थे। और जो वेंजुली था वो वहाँ पर जो एक स्पेल से कास्ट करता है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल धुंध धुंध हो जाती है, बिल्कुल धुंधला सा। और हांगमंजन और वांगजी जिनके सामने बिल्कुल धुंध हो चुकी थी, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कौन है कौन नहीं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की तलवारों की वॉइस आई थी, वो उनके ऊपर वार कर रहे थे, कह सकते हैं वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था। पर हंगमंजन और वांगजी फिर भी उन सबका वार को मतलब रोक रहे थे, अपने ऊपर होने से मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उन्हें घायल भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। जो वेंजुलियो था वो समझ रहा था कि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वेंजुलियो जो बहुत ही ज़्यादा शातिर था, हाँ, एक वो बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरी तरह वो लोगों को मारता था। वो किलिंग की स्किल में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं निपुण था। जो वेंजुलियो था वो जब देखता है कि वो दोनों भी मतलब पूरी सेना के साथ भी दिए, वेंजुलियो जो अपने साथी को इशारा करता है उसे, और वो जो टाइम पर पूरे टाइम पर दोनों एक साथ एक वांगजी के सीने में, मतलब दिल में वो खंजर खोप देता है, और एक हंगमंजन के दिल में। और जैसे वो खंजर खोपा जाता है, मतलब हंगमंजन जो रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हाफ खंजर जो उनके दिल में जा चुका था। और वांगजी जैसे उसे मतलब वो भी औरों के साथ लड़ाई हुआ था, अचानक से उसके दिल में किसी ने बहुत तेज़ वार किया, और वांगजी जो रोक नहीं पाया। और वो जो देखते हैं उनके दोनों के दिलों में जो मतलब वो खंजर खोपा हुआ था, वो खंजर जिसका डिज़ाइन एक था सेम, बिल्कुल लानदान के दिल के अंदर जो खंजर खोपा था बिल्कुल उसके जैसा, बिल्कुल सेम डिज़ाइन था। और वो उन तीनों के टाइम मतलब वहाँ लानदान के दिल में खोपा था, और यहाँ इन दोनों के दिल में बिल्कुल सेम टाइम पर किया था। और जिससे लानदान मतलब जैसे लानदान को पेन हो रहा था, ऐसे ही हंगमंजन और वांगजी को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो भी चिल्लाने लगे थे। और वेंजुलियो जो दूर हो चुका था उनसे, यहाँ तक कि वो साथी भी जो सैनिक थे वो भी दूर हो चुके थे। और वो जो देख रहे थे वेंजुलियो जो हंसता हुआ था, देखो आज आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम मर जाओगे, कई बार तुम बचे हो, कई बार मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, पर मुझे नहीं पता था तुम तीनों भाइयों को एक साथ मारना पड़ेगा। मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं तुम तीनों भाइयों को एक साथ मारता। और देखो आज आज तुम नहीं जीत पाए, भले ही तुमने यहाँ पर मेरी आधी से ज़्यादा सेना को ख़त्म कर दिया हो, भले ही, पर तुम नहीं जीत पाए। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे राजा बहुत खुश होंगे।
वैन रोहान को मैं बताऊंगा कि मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। अब वो लैन क्लैन पर भी राज करें। और वैन जुलिया के अगर बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हंस रहा था और वहाँ हंगमन जो देख रहे थे वो नीचे गिर चुके थे। उन्होंने तलवार के सहारे से वो टिके हुए थे और उनकी आंखों में बिल्कुल आग थी। उनकी गोल्डन आंखें जो बिल्कुल शाइन कर थी। यहाँ तक कि वांग जी वो भी जैसे नीचे घुटनों पर गिर चुका था, पर उसके हाथ में जो तलवार थी वो मतलब नीचे वो घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी तलवार जो वहाँ पर ज़मीन पर लगी हुई थी, पर हंगमन जिनकी तलवार के हिसाब से मतलब हाथ से जैसे तलवार खड़ी कर देते हैं उसे पकड़े हुए जो थोड़े जैसे प्रपोज करते हैं उस टाइप में नहीं बैठे रहते, इस टाइप में हांगमन थे। वो भाई जो कुछ दूर थे एक दूसरे से और वो देख रहे थे, एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ गया था कहीं ना कहीं कि आखिर ये सब वेंजुली ने क्यों कहा है, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें अलग अलग कोई नहीं मार सकता। वो सिर्फ एक है, भले ही वो तीन है पर वो फिर भी एक है। अगर उन्हें अलग अलग मारने की कोशिश करोगे, चाहे जहर से मारो किसी भी चीज़ से, हाँ वो वीक हो सकते हैं, उनकी बॉडी पर इफेक्ट होगा, वो कमज़ोर भी होंगे, उन्हें इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मर नहीं सकते वो। पर अभी अभी क्या लांसान के ऊपर भी इन्होंने वार किया है। और हाँ जो जिनका दिल का पेन ये शायद चीख चीख कर बता रहा था कि हाँ उनका भाई भी ठीक नहीं है, वो भी पेन में है। और वांग जी को भी यही फील हो रहा था। वांग जी जो देखता है अपने भाई को और कहते कहा मैंने नहीं छोड़ूंगा। और वांग जी जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और वांग जी की आइज़ जो बिल्कुल ब्लू हो जाती है और वो जो घूर के सबको देखता है। और वांग जी जो अपने गुचिन को सम्मन करता है और वांग जी जो अपनी गुचिन को बचाता है। यहाँ तक कि जो हांगमन थे वो भी जो अपनी तलवार की मतलब जो हांगमन की तलवार थी वो इतनी ज़्यादा शाइन करती है बहुत ज़्यादा कि वहाँ जो उस तलवार की रोशनी ही रोशनी पूरी जगह फैल जाती है। और फिर वो दोनों घायल थे पर फिर भी उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था, पर फिर भी जो मतलब वांग जी था वो जो अपनी कुचिन से बहुत बुरे मतलब कह सकते हैं वार करता है, बहुत बुरे वार, जिससे जो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा घायल हो रहे थे। जो वैन क्लैन की मतलब जो सेना थी, वैन जुलियो के जो सिपाही वगैरह थे, उन्हें जो बहुत बुरा झटका लगता है और वो जैसे खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। जो वैन जुलियो था वो देख रहे थे क्या हो रहा है। जो हांगमन थे वो कहते हैं भले ही हम ना रहे, पर मैं अपने अपने क्लैन को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वैन मतलब वांग जी भी जो एक ही तलवार का वार कर रहा था और जैसे पहले वो लड़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा से उसके अंदर एनर्जी आ चुकी हो। पर हांगमन जिनको फील हो रहा था कि उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे जा रही है, हाँ जा रही है, वो धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ रहे हैं। पर वो इस इंसान को नहीं रहने देंगे। जो वैन तो वो देखते हैं कि हांगमन इसके ऊपर वार करें तो वो भी जो हांगमन को पलटवार करता है। पर इस बार वेंजुलियो जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और वेंजुलियो के धरते उसका सर जो अलग हो जाता है और वेंजुलियो जो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। जब वेंजुलियो की सेना ही देखती है मतलब कुछ लोग जो बचे होते तो देख रहे थे, पर हांग वंजुन और वांग जी जो मिलकर उन्हें बिल्कुल खत्म कर देते हैं। हांग वंजुन और वांग जी जिनके मुंह से जो ब्लड आ रहा था, उन्हें जो बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था, पर वो सब कुछ खत्म कर चुके थे, हाँ सब कुछ। जो हांग वंजुन थे वो भी बिल्कुल नीचे गिरे हुए थे। जो वांग जी था उसने भी वीना मतलब जो उसका वो था गुचिन, उससे सबको मार दिया था। सब कुछ शांत हो चुका था। अब वो दो थे, सिर्फ वो दो उस लाशों भरी जगह में, हर जगह बस लाश थी। कितनी लाश थी शायद वो गिन भी ना पाए, एक दूसरे के ऊपर सब पड़े हुए थे। वैन क्लैन के सेना की लाश और लान क्लैन की सेना की लाश। जो वांग जी था वो भी जो घुटनों के बल गिर जाता है और अपने भाई के शोल्डर पर हाथ रखता है। कहा हमें 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 जाना होगा। और वांग जी जो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था, जो हंगवन जो थे वांग जी तुम ठीक हो। जो वांग जी था वो कहा लानसन को कुछ कुछ हुआ तो। और जो हंगवन थे वांग जी और हंगवन जो खुद भी बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे थे, उन्हें भी जैसे सांसें नहीं आ रही थी, वो सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ तक कि वांग जी भी। और वांग जी जो नीचे गिर जाता है वो तड़प रहा था उस पेन में। अब उसकी चीखें जो निकल रही थी, हाँ उसे बहुत पेन हो रहा था। जाहिर सी बात है जान निकलना कोई आसान नहीं होता, और वो पेन वांग जी और हंगवन दोनों फील कर पा रहे थे। उनका ओमेगा आज उनकी शादी थी, पर ये क्या हो गया, उनका ओमेगा इंतजार कर रहा होगा। और उनका भाई क्या वो ठीक होगा, उसके साथ क्या हुआ है, काफ़ी कुछ वो सोच रहे थे। और उनके माइंड में जो काफ़ी कुछ चल रहा था दूसरी साइड में दिखाया जाता है लैंड क्लैन में। वहाँ पर भी तो सब खत्म हो चुका था, हाँ क्योंकि वांग जी विंग ने जैसे देखा था वांग जी इतना तड़प रहा है, मतलब लानजान इतना तड़प रहा है। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल गए थे, लानजान जिसकी बस आखिरी आखिरी सांसें चल रही थी, क्योंकि लानजान और उसके दोनों भाई मतलब हंगवंजन और वांग जी उनकी तीनों की आखिरी सांसें चल रही थी। जो विंग था वो लानजान के फेस को पकड़ते हुए कहता नहीं नहीं लानजान तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते लानजान लानजान प्लीज़। अभी कोई नहीं लड़ा था क्योंकि लैंड क्लैन वो भी बहुत ज़्यादा ख्याल थे और लानजान वो तो बिल्कुल मरने की कगार पे था। इसीलिए सारे सैनिक रुक चुके थे, क्योंकि एक तरह से वो तो जीत ही चुके थे। यहाँ पे जितने भी लैंड क्लैन के डिसिपल वगैरह थे, मतलब जो भी कल्टिवेटर थे, उन सबको पहले ही मार दिया गया था। जो यानजी थी वो तो हंसने लगती है, यानजी कहती मैंने कर दिया, मैंने अपना सपना पूरा कर दिया, तुम्हें मार दिया, मैं जीत गई। और यांशी पागलों की तरह जो कह रही थी। विंग जिसकी आंखों में बिल्कुल खून उतरा हुआ था, और विंग जो लानजान के फेस को पकड़ते हुए नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और विंग जो अपनी एनर्जी लानजान को देने की कोशिश कर रहा था, विंग लानजान को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर लानजान नहीं बच पा रहा था। जो लानजान था वो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग जो विंग था वो कहता है नहीं कुछ नहीं होगा। वांगमन जो वांग जी वो कहाँ है, मुझे हेल्प चाहिए, कहाँ है वो। जो लानजान था वो जो आंसू भरी आंखें से कहता है वो भी। और लानजान जो गहरी सांस लेते हुए कहता है विंग वो भी मेरी जैसी हालत में है। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है क्या कहा तुमने,
ऐसा कैसे हो सकता है? चलान जानता वो जब आंसू भरी आँख से कहता है, विंग तुम मेरे ओमेगा हो पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी विंग। जब विंग तो कहता है, पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लास्ट साल। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तो तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ, मैं कुछ करूँगा। और विंग जब अपनी मैजिक को जो वांग विंग मतलब वांग लानजान को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर लानजान जिसके ऊपर कोई भी असर हो नहीं रहा था। लैनग्रेन दिख रहे थे, लैनग्रेन जिनका फेस आंसुओं से भरा हुआ था, पर वो स्टिफ थे, उनकी पूरी बॉडी पर जख्म थे, पर वो दिख रहे थे। उनके मन का डर जैसे हावी हो चुका था। लैनग्रेन सोच रहे थे, क्या क्या वो बुक किसके पास है? लैनग्रेन के मन में जो यही ख्याल आया था, और वो यांची को देख रहे थे, और वो सोचते हैं, ये राज मैंने अपने दिल में दफन करके रखा था कि किसी को ना पता चले। पर पर ये से पता चल गया। मैंने कितनी कोशिश की थी किसी को ना पता चले, कोई कोई मेरे परिवार को ख़त्म ना कर दे, और देखो यही हुआ। शायद मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही यांची को अपने परिवार से दूर कर देना चाहिए था। मैं जानता था यांची कहीं ना कहीं लालच में है। वो लैन क्लैन की अपने बेटे को लैन क्लैन का क्लैन लीडर और खुद यहाँ के लैन फ्रेंड बनना चाहती है। पर मैंने सोचा लालच शायद चला जाएगा, शायद लालच है पर वो कर नहीं पाएगी। पर उसने उसने तो कर दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। और लैनग्रेन जो देख रहे थे वो सदमे में थे बिल्कुल। उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती, वो एक तो इतने ज़्यादा घायल थे, और ऊपर से उनमें इतनी हिम्मत थी भी नहीं कि वो वांगजी मतलब लानदान के पास आ सके। लानजान जो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग जो उसे मतलब शक्तियाँ दे रहा था, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लानजान जिसके दिल से खंजर, दिल में लानजान के भी खंजर था, और वहाँ से खून भी निकल रहा था। विंग जो सोच रहा था वो खंजर अगर निकाल लेगा तो लानजान को और भी ज़्यादा पेन होगा और ज़्यादा खून बहेगा, इसलिए विंग ना तो खंजर निकाल पा रहा था, ना ही लानजान का खून बहता हुआ देख पा रहा था। विंग काफ़ी मैजिक कर रहा था, काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर लानजान के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लानजान जो विंग का हाथ पकड़ता है कहते, विंग कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बचूंगा। जो विंग था, ऐसा मत कहो, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जो लानजान था कहता है, विंग नहीं बचूंगा मैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, और नहीं नहीं का तुम्हारे साथ रह पाएंगे। पर विंग तुम याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। जो विंग था कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, और तुम फिक्र मत करो, हंगमंजन और वांगजी ठीक होंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें उन्हें कुछ नहीं होगा। लानजान तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? जो लानजान था वो एक छोटी सी स्माइल करता है, कहते, विंग ये फिक्र नहीं करा, ये हकीकत है। हम तीनों भाई भले ही तीन हैं, पर हम एक हैं विंग, हम एक हैं। जब विंग ये सुनता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत प्यार करते हो अपने भाइयों से, मैं जानता हूँ। नहीं विंग, हम तीनों हैं, हाँ हैं, पर हमारी सोल एक है विंग, हमारी एक सोल है। जब विंग ये सुनता है वो शौक था, कि क्या क्या कह रहे हो तुम? लानजान देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें भी देखूंगा, उन्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ हुआ होगा था। विंग वो और लानजान से बहुत बुरी सी मतलब खांसता है। जो लानजान विंग था वो कहता है, लानजान लानजान, और लानजान जिसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। जो विंग था वो कहता है, लानजान लानजान, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई अंकल प्लीज़ कुछ कीजिए ना, लानजान लानजान। और विंग जो बहुत फुट कर रो रहा था, लानजान को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जो लानजान था वो विंग के फेस को पकड़ता है, और लानजान विंग के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, विंग शांत शांत। जो विंग नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता लानजान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा ओमेगा हूं ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम नहीं जा सकते, मैं बहुत प्यार करता हूँ लानजान लानजान, कुछ तो होगा, मुझे बताओ, मैं सब करूँगा, अगर मैं अपनी पावर दे दूँगा, प्लीज़ प्लीज़ लानजान। जो लानजान था वो देख पा रहा था विंग की तड़प को, विंग कैसे तड़प रहा है उसके सामने। लानजान ये तो नहीं देखना चाहता था, लानजान तो चाहता था विंग उसके सामने हैप्पीली रहे, हंसी खुशी रहे, पर विंग उसके सामने इतना सैड है, बिल्कुल उसी की जान के लिए भीख मांग रहा है, पर लानजान भी तो कुछ नहीं कर सकता ना। जो लानजान था वो जो विंग से कहता है, मैं तुम्हारा हूँ विंग, तुम्हारा हूँ, क्या हुआ हमारी शादी नहीं हुई तो, फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और मैं ही नहीं, हंगमंजन का और वांगजी का वो भी तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम याद रखना हमेशा, और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना, मैं नहीं बचूंगा विंग। जो विंग था पागल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा लानजान, मैं बचा लूंगा। और जो विंग था वो बहुत कोशिश कर रहा था, मतलब अपनी शक्तियों के थ्रू लानजान को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। जो लानजान था उसकी आशा से तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। जो लानजान था कहते, विंग विंग तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम एक हैं, हम एक हैं। और लानजान जिसकी सांसें रुक चुकी थी, और हमें दिखाया जाता है वहाँ जंग के मैदान में हंगमंजुन और वांगजी जिनकी भी सांसें रुक चुकी थी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो चाहते थे विंग के पास जाना, पर वो नहीं जा पाए, उन्हें बस लास्ट में बस विंग का फेस याद था, और अपने भाई का लानजान का, और हंगमंजुन और वांगजी जिनके मन में था, विंग विंग हम एक नहीं हो पाए, पर फिर भी हम तुम्हारे हैं, हम सिर्फ तुम्हारे हैं, हम एक है विंग, हम एक है। और वो भी जो अपने सांसें गंवा चुके थे, अपनी जान दे चुके थे, मतलब वो भी खत्म हो चुके थे। और दूसरी साइड में विंग को दिखाते थे, विंग जो बहुत तेज दिखता है, विंग कहते हैं, लानजान लानजान, और विंग जो लानजान को हिला लगता है, लानजान को गले लगाते हैं, लानजान के फेस को थपथपाते थे, लानजान 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 उठो, लानजान ऐसे नहीं छोड़ सकते, लानजान अंकल अंकल देखिए नहीं उठ नहीं रहा, लानजान लानजान। पर लानजान तो जा चुका था,
और विंग जो संभल नहीं रहा था, जो यांची थी वो बहुत तेज हंसते हुए चला गया, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुसीबत चला गया। अब ये लैंड क्लैन मेरा होगा, मैं इस पर राज करूँगी। यांची जो बहुत तेज हंसती है और कहती है मर गए मेरे दुश्मन मर गए, तीनों भाई चले गए। जो विंग था वो गुस्से में दिखता है यांची की ओर, जो यांची थी कहती है क्या घूर रहे हो, हाँ अब ये लैंड क्लैन मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। और तुम ये जो तीनों अल्फा के पीछे थे ना, अब देखो तीनों अल्फा ही नहीं रहे। जब विंग ये सुनता है उसे एक पल के लिए जैसे शौक सा लगता है, हाँ लानतान उसका अल्फा नहीं रहा, पर क्या वांगजी और हांगवांजन भी। और विंग जो देखता है उसे गुस्से में और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोनों अल्फा ठीक है। वो जो यांशी थी वो हंसती कहती है क्या ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों मर चुके हैं। तुमने सुना नहीं तुम्हारे प्यारे से अल्फा ने क्या कहा कि वो एक सोल है। एक सोल का मतलब समझते हो, ये मरा वो मरे, और वो मरे तो ये मरा। मर चुके हैं तीनों अल्फा, मर चुके हैं। मैंने खुद ने मारा है। तुम्हें क्या लगता है सुबह हमला किसने करा है? मैंने करा है। मैंने करा है। मैं इस लैंड क्लैन की फ्रेंड बनना चाहती थी, मैंने सब किया है। मैंने और यांची जो जैसे पागल की तरह चीख कर कह रही थी कि मैं थी, मैंने वैन क्लैन के क्लैन लीडर वैन चाओ के साथ हाथ मिलाया, और मैंने ही वैन चाओ के साथ हाथ मिलाकर उससे कहा कि वो भेजे भेजे अपनी सेना को। और देखो ये सारे सिपाही उसी के और ये मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं हूँ अब लैंड ग्रैंड की फ्रेंड, और मैं वैन चाओ के साथ हूँ। और अब देखो तुम्हारे वो दो अल्फा, तुम्हें क्या लगता है बचे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भी साजिश की गई थी। मैंने सुबह ही पानी में जहर मिला दिया था। जब उन्होंने वो पानी पिया होगा रास्ते में या वहाँ जाकर, तो सोचो क्या वो बचे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सारी सेना मर चुकी होगी और वो अकेला वांगजी क्या ही कर पाता। दो आए थे सिपाही उसे बताने के लिए कि उनकी सेना खत्म हो रही है। पर देखो हंगवांजन भी वहाँ चला गया, मेरा काम आसान हो गया। और हंगवांजन भी बचा नहीं, वो भी मर गया होगा। यही तो मेरा प्लान था। और अब देखो तुम्हारा अल्फा मरा, समझ लो वो भी मर गए, मर चुके हैं। और यांशी जो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हंस रही थी, बहुत ही ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और भी जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसका मतलब उसके दोनों अल्फा भी मर चुके हैं। यांशी यांशी ने ये सब किया। और विंग जैसे बहुत गुस्सा रहा था, ऐसी आंट होने से तो अच्छा है कि कोई आंट ही ना हो। और लैंड ग्रैंड जिन्हें पहले ही ये शक था, मतलब हाँ उन्हें पता था कि अगर एक मरा तो हाँ वो दोनों भी नहीं जी पाएंगे। इनकी इन तीनों की ज़िंदगी जो बस एक सी है, एक साथ ही तो है। बिल्कुल। और लैन के रैन जो शौक थे, और उन्हें तो जैसे बहुत बड़ा सतमा लग चुका था, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। और अभी विंग हमें दिखा रहे थे, विंग की आंखों में जैसे आग सी थी। विंग जो खड़ा होता है और यांशी की ओर देखता है और कहता है तुमने मुझसे मेरे अल्फा छीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। जिसे बहुत गुस्सा था। विंग जिसकी आंखों में बिल्कुल वो नफरत छलक रही थी। विंग जो लानजान को वहीं रखता है, लानजान के फेस को जो विंग हल्का सा अपने हाथ से सहलाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। और विंग जो खड़ा होता है, और विंग जब खड़ा होता है, विंग के बाल जो हवा में बहुत तेज उड़ते हैं। विंग के पूरे हेयर पिन वगैरह वो तो इधर उधर गिर चुकी थी लड़ाई के दौरान ही। और विंग के बाल जो हवा में जैसे तैर से रहे थे, मतलब लहरा रहे थे। और विंग जो बहुत डरावना लग रहा था। विंग की आइज जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, बिल्कुल रेड। और विंग जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। और विंग धीरे धीरे हवा में हो रहा था। और विंग जो बहुत गुस्से में था, कह सकते हैं विंग का गुस्सा फील कर सकते थे। विंग के जो फेरोमोन्स थे वो इतने ज़्यादा डार्क हो चुके थे कि सबका दम घुट रहा था। जो यांशी थी वो तो हंस रही थी, वो देख रही थी विंग को, कहते कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं, तुम भी मर जाओगे, तुम्हें भी मैं मार दूंगी। और यांशी जो ये सब विंग को कह रही थी देखते हुए, जैसे यांशी अपने मानसिक संतुलन खो बैठी थी। और यांशी जो विंग को देख रही थी, विंग कैसे हवा में उड़ रहा है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे लग रहा था कि उसने जब इतने पावरफुल लोगों को मार दिया, वांग जी, हांग वंजुन और लानदान को मार दिया, तो विंग क्या ही चीज़ है, विंग को भी वो मारी देगी। पर शायद वो नहीं जानती थी विंग के बारे में। हाँ विंग क्या है, अगर वो जानती तो शायद वो ऐसा नहीं कर सकती, मतलब करती। पर अभी विंग जिसकी बॉडी से लाल ही नहीं बल्कि ब्लैक स्मोक भी निकल रहा था। विंग की बॉडी से दो कलर के स्मोक निकल रहे थे, रेड और ब्लैक। विंग जो अपने हाथ में, मतलब विंग हाथ जैसे करता है, विंग जो अपनी बांसुरी को बुलाता है, विंग के हाथ में जो चंचिन आ चुकी थी, विंग की बांसुरी। और विंग जो उसे घूरते हुए देखते हुए कहता है लैंड क्लैन तुम्हारा है ना? ठीक है, देखता हूँ कैसे कैसे लैंड क्लैन तुम्हारा होता है। तुमने मेरे अल्फा को जितना तड़पा है ना, आज आज तुम भी उतना तड़पोगी, और तुम भी जी नहीं पाओगे। और विंग जो अपनी बांसुरी बजाता है, और विंग जो धीरे धीरे बांसुरी भी बजा रहा था। और विंग की जो बांसुरी की धुन थी वो शुरू में तो नॉर्मल थी, पर धीरे धीरे विंग की बांसुरी से जो स्मोक निकल रहा था, और विंग की बांसुरी का जो स्मोक था वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। पूरा लैंड क्लैन जैसे ब्लैक स्मोक से ढक चुका था। और वहाँ पर जो भी लोग थे सब लोग को सफोकेशन हो रही थी, यहाँ तक के जो लैंड क्लैन थे उससे भी उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर कुछ लोग थे जिन्हें सांस आ ही नहीं रहा था। हाँ वो थे वैन क्लैन के सिपाही, जो सब लोग वैन क्लैन से आए थे, जितने वो 150 कुछ लोग थे, उन सब को जो सांस आ ही नहीं रही थी। विंग का जो फ्लोट से ब्लैक स्मोक निकल रहा था, उन्होंने जो उनका मतलब उस स्मोक ने
उन सब लोगों का गला जैसे भींच लिया था, उनके गले में वो स्मोक जा चुका था और वो जो सांसों के लिए तड़प रहे थे, कह सकते वो ज़मीन में गिर चुके थे और तड़प रहे थे। यही हाल यांची का था। यांची को भी अपने गले में जो बहुत ही ज़्यादा टाइट जैसे रस्सी खींचती है ना, इस तरीके से स्मोक की पकड़ फील होती है और यांची जो खुद भी सांसों के लिए तड़पने लगती है। यांची कहती छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, छोड़ो। और यांची जो चिल्ला रही थी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, अपने मैजिक का यूज़ कर रही थी, पर कोई भी काम नहीं आ रहा था। और विंग कितना गुस्से में था कि विंग की बॉडी से बस वो ब्लैक स्मोक निकले जा रहा था। और विंग जो जिसकी आंखों में आंसू तो थे पर गुस्सा गुस्सा उससे ज़्यादा था, बिल्कुल आग थी विंग की आंखों में। देर में जो सब शांत, हाँ सब शांत हो चुका था। वहाँ पर जो वो थे, मतलब वो थी यांची थी, और वहाँ पर जो वैन क्लेन के जो सिपाही वगैरह थे वो सब मर चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वहाँ पर अगर जिंदा थे तो लैंड क्लेन के लोग, क्योंकि विंग ने मारा तो ज़रूर था पर विंग इतना भी वो नहीं था कि वो सबको ख़त्म ही कर दे। विंग ने सिर्फ उन्हीं को ख़त्म करा था और वहाँ पर कोई था ही नहीं। सब लैंड क्लेन के जो भी लोग थे वो भी वहाँ पर जिंदा नहीं थे, सिर्फ लैंड क्लैन बचे हुए थे। और वो भी बहुत ज़्यादा घायल थे, उनकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। उनका भी पता नहीं वो बचे ना बचे, पर हाँ उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और लैंड क्लैन की आइज़ जो कभी ओपन कभी बंद हो रही थी, क्योंकि उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और बहुत बुरी हालत उनकी हो चुकी थी। हमें अभी दिखाया जाता है विंग जो सब कुछ ख़त्म कर चुका था, और विंग जिसे ध्यान आता है वैन चाओ। और विंग जो मुट्ठी टाइट कर लेता है और विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है, वो गया है वैन क्लैन में भी। वैन क्लैन जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों से भरा पड़ा है। वहाँ पर गरीब लोगों पर जुल्म होता है। विंग ने काफ़ी लोगों की वहाँ पर मदद की है, काफ़ी लोगों को बचाया है, पर उसे इतना नहीं पता था कि वही राजा उसकी भी ज़िंदगी ले लेगा। अगर उसे पता होता तो वो उसी दिन उस वैन चाओ को जान से मार देता, जान से। और विंग जो वहाँ से कह सकते हैं गायब हो जाता है। हाँ विंग गायब हो चुका था। अब हमें दिखाया जाता है वैन क्लैन में वैन चाओ तो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब जो उसका बाप का अधूरा सपना था, जो उसका बाप पूरा नहीं कर पाया, वो सपना वो पूरा करेगा। वो लैंड क्लैन पर भी फतेह हासिल करेगा, उस पर राज करेगा। उसके बाद वो अदर क्लैन पर भी राज करेगा। वैन वैन चाओ जो है उसने छोटे छोटे क्लैन को हमला करके उन्हें अपना बना रखा है। और वैन चाओ जिसने अपना क्लैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है, और वो जो जिसका मतलब बहुत बुरा राजा है एक तरह से कही तो। गरीबों पर जुल्म करना तो उसका शौक है, और वो काफ़ी ओमेगास की ज़िंदगी बर्बाद भी कर चुका है। काफ़ी लोग जो उसके खिलाफ भी होते हैं, पर वैन चाओ मतलब वो अपनी हरकतों से बाजी खाता है। अभी विंग जो उसके क्लैन में आ चुका था, और विंग जैसे जैसे आ रहा था, विंग के पास जो मतलब सैनिक थे विंग के ऊपर हमला कर रहे थे, पर विंग जो एक ही मैजिक से मतलब अपने हाथों से एक ही बार वार करता, और वो थे सैनिक वगैरह वो बिल्कुल दूर जाकर गिरा थे, क्योंकि विंग टेलीपोर्ट होकर डायरेक्टली वैन चाओ के महल में ही आया था। और विंग जो डायरेक्टली अंदर जा रहा था, वैन चाओ उस टाइम जो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, और उसके पास जो 2 ओमेगास थे, जो गर्ल्स ओमेगास थी, और वैन चाओ उनके साथ जो मतलब कह सकते हैं उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी उनकी। जो विंग था वो अंदर आता है, वो जब देखता है वहाँ पर काफ़ी लोग थे, सारी सेना जो मतलब जब अंदर आता है बाहर के सैनिक देखते हैं तो सारी सेना जो विंग को मारने के लिए मतलब आ चुकी थी, क्योंकि विंग जो ब्लैक मैजिक यूज़ करा था। हाँ ब्लैक मैजिक जो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ये मैजिक पर पाबंदी है। और अभी भी जो ब्लैक मैजिक यूज़ करा था कहीं ना कहीं वैन चाओ भी करता है, पर वैन चाओ इतना पावरफुल नहीं है। और वैन चाओ जब देखता है कि एक पर्सन आ रहा है और उसके पास ब्लैक मैजिक है, तो वैन चाओ शौक था, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो दुनिया से गायब ही हो चुका है। दुनिया में तो किसी के पास ब्लैक मैजिक नहीं है, तो इस पर्सन के पास कैसे है। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा डरावना खुगा लग रहा था, जो वैन चाओ था, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मेरे राज्य में आ गए। और वैन चाओ जो विंग के ऊपर हमला कर देता है। जो विंग था वो डायरेक्टली इतना बुरा हमला करता है कि वैन चाओ बहुत दूर जाकर गिरता है, कह सकते हैं अपने थ्रोन पर ही। और सैनिक जो विंग पर हमला कर रहे थे, पर विंग जो बुरी तरह उन सबको मार देता है। हाँ विंग ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, विंग ने बस मार नहीं था यहाँ पर, उसने देखा था वैन चाओ को, उसने बस सबको मार दिया, सबको जो भी सैनिक विंग के पास आए थे। पूरा जो राजमहल था वो बिल्कुल शमशान बन चुका था, और विंग जो सबको मार रहा था, विंग को फील हो रहा था। हाँ उसे फील हो रहा था, पर वो नहीं रुकेगा, वो सबको जान से मार देगा, तभी 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 वो रुकेगा। और विंग जो सबको मार देता है, और विंग के मुँह से जो बहुत सारे खून की मतलब विंग के मुँह से उल्टी होती है। और विंग जो देखता है अपने मुँह पर हाथ लगाते हुए, और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और कहता है नहीं अभी नहीं विंग, तुम्हें तुम्हें संभलना होगा, तुम नहीं मर सकते। और विंग जब अपनी मुट्ठी भींचता है, और सब लोग तो वैन क्लैन में मर चुके थे, कह सकते हैं। विंग अचानक से आया राजमहल में और उसने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। जो भी सैनिक वगैरह सेना वगैरह विंग तक पहुंची वो सब भी खत्म हो चुकी थी। और विंग जो फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होता है, और विंग अपनी आइज़ क्लोज किए हुए था, और वो जो जाता है वहाँ, हाँ वो जाता है लैंड क्लैन के बॉर्डर पर, वहीं तो जंग थी ना। और विंग जब वहाँ जाता है, विंग की बॉडी से भी स्मोक निकल रहा था, और विंग जिसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे, पर विंग जो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, और विंग दिख रहा था लाश ही लाश है, सब खून में। हाँ कुछ लोग जिनके काले कपड़े हैं, कुछ लोग जिनके सफ़ेद कपड़े हैं, पर सबकी बॉडीज़ पर सिर्फ खून ही खून है। और विंग जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, विंग को जो दूर से एक तलवार चमकती हुई दिखाई देती है, विंग अपने कदम बढ़ाता है और विंग वहाँ जाता है, और विंग जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं उसके अल्फा। और विंग जो दिख रहा था, विंग जो दोनों के फेस को पकड़ता है, अपनी गोद में रखता है, और विंग कहता है वांग मंचन, वांग जी, तुम
तुम। और विंग जो बहुत तेज तेज रोने लगता है, विंग जो बहुत तेज रो रहा था, चीख चीख कर रो रहा था, विंग जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। यहाँ तक कि आसमान भी जो पूरा काला हो चुका था, वहाँ पर भी बिजली जो कड़कड़ाने लगी थी। और विंग जो बहुत चीख चीख कर रो रहा था बहुत ज़्यादा। और विंग जिसे तभी बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और विंग जो गिर सा जाता है, मतलब विंग अपने हाथ नीचे टेक लेता है ज़मीन पर, और एक साइड में विंग का खून जो निकल चुका था विंग के मुँह से फिर से गिर गया। और विंग जो अपने मुँह पर हाथ रखता है, और विंग देखता है खून को, और विंग जो रोते हुए हंसता है, कहता है मैं भी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं भी जल्दी, आपसे दूर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ आप तीनों से, बहुत ज़्यादा। और विंग जो फिर खड़ा होता है मुश्किल से, और विंग जो अपने मैजिक के थ्रू ही उन दोनों को उठाता है, क्योंकि वो दोनों अल्फा थे, जाहिर सी बात है भारी है, विंग दोनों को तो नहीं उठा पाता, पर हाँ विंग अपने मैजिक के थ्रू उन दोनों को उठाता है। और विंग जो आ जाता है लैंड क्लैन में। हाँ, हमें लैंड क्लैन का दिखाया जाता है, जो जब शांत हो जाता है सब कुछ, तो कुछ लोग जो मतलब कुछ एल्डर जो उन बच्चों को, बूढ़े आदमियों को जो लैंड क्लैन के थे, उन्हें एक साइड लेकर जाकर छुपा चुके थे। जब बाहर सब शांत हो जाता है तो वो कुछ बाहर कर देखते हैं, तो जब देखते हैं सब कुछ शांत है तो वो देखते हैं लैंड क्लैन जो बहुत बुरी हालत में वहाँ पर बैठे थे, और वो जो जैसे बेहोश होने के कगार पे थे, जो वो थे, वो जल्दी से लैंड क्लैन का इलाज करवाते हैं, क्योंकि उनमें जो कुछ वैद्य भी थे जो वैद्य की नॉलेज रखते थे, तो वो लैंड क्लैन का मतलब लैंड क्लैन के रूम में लेकर जाते हैं और उनका इलाज करते हैं। वहाँ पर जितनी भी लाशें वगैरह थी सबको जो हटाया जाता है, पर जब लानजान की लाश देखते हैं तो सारे एल्डर रोने लगे थे। कह सकते हैं जो जनता थी उनकी आंखें भी भर आई थी कि उनके राजकुमार नहीं रहे, उन्हें बचाते हुए उनके राजकुमार नहीं रहे, और जैसे वहाँ पर मातम का माहौल बन चुका था। और तभी उन्हें दिखता है कोई आ रहा है, हाँ वो विंग था जो हवा में उड़ते हुए आ रहा था, और उन लानजान मतलब वांगजी और हंगवंजुन जो विंग ने मैजिक के थ्रू मतलब उसके ब्लैक स्मोक ने उन दोनों को बिल्कुल घेरा हुआ था, और सब लोग देखकर विंग को डर जाते हैं। विंग ने किया गया कि ये सब, और वो डरे हुए थे। जो एल्डर थे वो सोच रहे थे क्या क्या यानशी ने सही कहा था कि विंग इनके लिए सही नहीं है, क्या विंग ने किया है सब। पर वो देख सकते थे यानशी भी वहाँ मरी पड़ी थी, वहाँ पर वैन क्लैन के लोग भी थे, जाहिर सी बात है वहाँ हमला हुआ था वैन क्लैन का, तो इतना तो नहीं पता ही था। और विंग जो उन दोनों को लाकर मतलब सब लोग सीधे हो जाते हैं जब विंग लेकर आता है, विंग जो हंगवंजन और वांगजी की लाश लाकर भी लानजान के पास रख देता है, और वो तीनों लाशें जो एक साइड हो चुकी थी, बीच में हंगवंजन थे, एक साइड लानजान, एक साइड वांगजी, और विंग जो उनके सामने ही वहीं बैठ जाता है घुटनों पर, और विंग उन तीनों अल्फाज को देख रहा था। और विंग जो अपने आप को जैसे अपना सर हंगवंचन के पेट पर रख देता है, और विंग का एक हाथ जो लानजान की कमर में था, और वांग में मतलब विंग ने बैठे हुए घुटनों पर बैठा हुआ था और उन तीनों के ऊपर जैसे अपने आप को कर दिया था। और विंग जो रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, विंग को भी पेन फील हो रहा था अपने दिल में, अपने पूरी बॉडी में। और विंग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और विंग बस सांसें ले रहा था, सांसें। और विंग जो रो रहा था, हाँ, और विंग के रोने की आवाज़ भी सब कुछ सुनाई दे रही थी, सब लोग भी रो रहे थे, और वो देख रहे थे विंग क्या कर रहा है, पर किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो तो और भी ज़्यादा टूट चुके थे। उनके क्लैन लीडर दोनों राजकुमार अब नहीं रहे थे। क्लैन बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म, कोई नहीं था वहाँ, कोई भी नहीं, सब मर चुके थे, सब उनके राजकुमार, उनके क्लैन लीडर, और सब लोग जो फूट फूट कर रहे थे, कुछ लोग तो गिर कर रहे थे, काफ़ी जो ओल्ड लेडी थी, कुछ सर्वेंट्स थे जो लानजान मतलब जिनकी काफ़ी केयर करता था, उनकी भी मतलब रेस्पेक्ट करता था सबकी, कुछ ओल्ड सर्वेंट थे तो वो भी रो रहे थे कि उनके राजकुमार कितने ज़्यादा अच्छे थे, उन्हें उन्हें बिल्कुल प्रॉपर मतलब बराबर इज्जत देते थे, कभी उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया, फिर भी उनके 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 राजकुमार के साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर आखिर क्यों इतनी जल्दी उनके राजकुमार उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। यही सब सबके मन में सवाल था, पर किसी को नहीं पता था कि ये सब हुआ क्यों है, लैंड क्लैन के सिवा, क्योंकि यहाँ से ये सब तो जा चुके थे, तो किसी को नहीं पता था यानची की साजिश का, कि उसने उसने अपनी साजिश के चलते सब जिंदगी बर्बाद कर दी है, काफ़ी लोगों की जान ले लिया है उसकी साजिश ने, और और वांगजी भी लानजान हंगवंजन की लाइफ तो ख़त्म कर दी है, ख़त्म, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म। और विंग जो आइस क्लोज किए हुए लेटा हुआ था और वो रो रहा था। धीरे धीरे विंग की आवाज़ जो कम होने लगती है, विंग के मुंह से जो खून निकल रहा था, और वो खून जो हनुमान के कपड़ों पर ही जैसे गिरे हुए था, पर विंग बिल्कुल नहीं उठता, वो बस उनके पास ही रहता है। और हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वहाँ पर जो एक लेडी की मतलब लेडी आती है, वो लेडी जब आती है तो उसे जो बहुत बुरा एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई मरा हुआ था, सब लोग जो भी मातम मना रहे थे, रोने की चीखने की जो आवाज़ें फैल रही थी, जो वो लेडी थी उसका दिल थोड़ा घबरा जाता है। वो लेडी एक ओल्ड लेडी थी, लगभग वो लेडी 80 साल की होगी, और वो लेडी जिसके हेयर पूरे बिल्कुल वाइट थे, वो लेडी जिसके हेयर काफ़ी लॉन्ग थे पर हाँ बिल्कुल वाइट, वो काफ़ी बड़ी सी लग रही थी। उसके हाथ वो जो थे वो पिंक और वाइट कलर में थे, और वो जो चलते हुए आ रही थी देखने में लग रहा था वो कोई आम लेडी नहीं है, हाँ, क्योंकि उसके जैसे जैसे वो आ रही थी एक तेज जो उसकी बॉडी से जैसे निकल रहा था, जैसे वो काफ़ी बड़ी कल्टीवेटर हो, उसकी बॉडी से हल्की हल्की लाइट सी रोशनी जो फैल सी रही थी। और वो लेडी जब आती है तो वो देखती है ये हाल, और जब वो देखती है तो वो शौक थी, हर जगह लाशें ही लाशें, और वो अपने कदम बढ़ा रही थी। वहाँ पर कुछ लोग थे, वो कहती है यहाँ पर विंग कहाँ है। जब वो ये सुनते हैं वो देखते हैं और कहते हैं विंग, और वो इशारा करते हैं एक जगह। वो लेडी जब कदम बढ़ाती है तो वो देखती है एक शख्स जो वेडिंग रूम में लेटा हुआ है 3 शख्स के ऊपर,
और उस लेडी का दिल जैसे घबरा सा जाता है। वो अपने कदम बढ़ाती है और कहती है विंग, और वो अपने कदम बढ़ाकर विंग के पास जाती है और वो देखती है विंग जो लेटा हुआ था उनके ऊपर, मतलब विंग की हाफ बॉडी मतलब उनकी तीनों के ऊपर थी। और विंग देखती है उन तीनों के फेस को, क्या यही एल्फ है? क्योंकि विंग ने खत में यही लिखा था, हाँ ये विंग की ग्रैंड मदर थी। और वो समझ चुकी थी ये तीनों वही एल्फ है। क्या उन्होंने लेट कर दिया? पर ये तीनों, और वो देखती है उस उनके तीनों के दिल के, मतलब जाहिर सी बात है खंजर दिख रहे थे तो वो देखती है और विंग को देखती है। विंग लेटा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो लेडी थी मतलब ग्रैंड मदर, वो बाउसेन सेरेन थी। बाउसेन सेरेन जो विंग को हिलाती हुई थी विंग, और विंग को उठाती है उनके ऊपर से। और जैसे वो उठाती है विंग के अंदर जान ही नहीं थी। हाँ, विंग के अंदर जान नहीं थी। वो कहती विंग विंग, और वो जल्दी से विंग को चेक करती है। और जैसे वो चेक करती है वो शॉक होती है, क्या क्या तुमने वो कर लिया? पर क्यों? और बाउसेन सेरेन जिनकी आंखें भी भर आती हैं, बाउसेन सेरेन जो एक इमोर्टल है, और वो जो सबसे अलग, पूरी दुनिया से अलग एक पहाड़ी पर रहती है। जो पहाड़ी जिस पर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन या कोई भी कल्टिवेटर नहीं जा सकता जब तक बाउसेन सेरेन की इजाज़त, मतलब इजाज़त ना हो जाने की, जब तक वहाँ नहीं जा सकता। और वीवुशियन जो उनका ही ग्रैंडसन है, हाँ विंग का रियल नेम वीवुशियन है। और बाउसेन सेरेन नहीं चाहती थी कि विंग जिसका रियल नेम किसी को भी पता चले, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि अगर विंग के बारे में किसी को भी पता चला तो सब सब विंग को जैसे नोचने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और वो नहीं चाहती थी कि उनके ग्रैंडसन की लाइफ हेल हो। और आज जिस चीज़ से वो बेचारी थी, उनके ग्रैंडसन के साथ वही तो हो चुका था, वो जा चुका था। यही तो नहीं चाहती थी ना वो, कि उनके ग्रैंडसन उनसे दूर जाए। पर उनका ग्रैंडसन जा चुका था। उन्होंने क्यों क्यों अपने ग्रैंडसन को इजाज़त थी कि वो जा सकता है, उससे दूर घूम सकता है, क्योंकि विंग जिसे घूमने का बहुत शौक था। कभी कभी बाउसेन विंग को ले आती थी, मार्केट में घुमाती थी, ले जाती थी। तो विंग का भी मन होता था कि वो भी काफ़ी सारे लोगों के साथ रहे, क्योंकि वहाँ तो बस उसकी ग्रैंड मदर थी और वो था। और एक दो रिसिपल जो ग्रैंड मदर ने अपने साथ रखे हुए थे तो वो थे। ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं थे, मुश्किल से 8-10 लोग थे वहाँ। और विंग जिसका मन था बहुत सारे लोगों में जाए, छोटे छोटे बच्चों में जाए, वहाँ पर एक लौता वही तो छोटा बच्चा था। सबसे ज़्यादा चंचल था विंग, और विंग जिसका मन था वो घूमे। बहुत मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया ने विंग को इजाज़त दी थी कि ठीक है वो जा सकता है, क्योंकि विंग जब 22 साल, मतलब उस टाइम 21 साल का था, तो विंग जिसने कहा था कि ठीक है वो घूमना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विंग को इजाज़त दे दी थी। और विंग 21 साल का वहाँ से निकल चुका था। और विंग जो सबकी हेल्प करता था मैजिक के थ्रू। विंग जो कभी बुरे काम तो नहीं करेंगे, विंग ने चोरी की थी, पर उन लोगों के पास से जो करप्ट थे, जो लोगों का ही पैसा लूटते थे, तो विंग ने तो बस उनका पैसा वापस करके उन्हीं उन्हीं में बांट दिया था। विंग ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया था। और आज आज विंग की हालत। और बासन सेरेन ने विंग की हर बात मतलब पता चलती रहती थी, क्योंकि बासन सेरेन ने विंग के पीछे अपना जासूस लगाया था ताकि विंग की हर हरकत उन्हें पता चले। और कुछ दिनों से विंग लायन क्लैन में था, वो खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, उनका बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन तो सीख लेगा। उनके साथ तो सीख नहीं पाया, क्योंकि बासन सेरेन अपने ग्रैंडसन से इतनी ज़्यादा प्यार करती थी कि अगर विंग कोई गलती भी कर देता तो विंग जो उनसे माफ़ी मांगता तो बासन सेरेन ना चाहते हुए भी उसे माफ़ कर दिया करती थी। और विंग जब यहाँ पर आया था उन्हें खुशी थी, पर विंग के बारे में जो जो वो पता कर रही थी, मतलब पता चला था उन्हें विंग ने जो भी खत भेजे थे, तो पहले वो कभी गुस्सा हुई, कभी नाराज़ हुई, कभी हैप्पी हुई। और पर वो शौक थी कि विंग के 3 मेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि विंग ने बताया था कि उसकी 3 मेट है, और उसी के बारे में वो पता लगा रही थी कि क्या एक ओमेगा के 3 मेट हो सकते हैं। उसी को पता करने में उन्हें जो इतना टाइम लग गया, और वो लेट हो गई। हाँ वो तो यहाँ सुबह आ जाती, पर जो उन्हें पता चला था उसका, वो उसे पूरा जानना चाहती थी, पूरी मतलब पूरी जानकारी लेना चाहती थी, जिस वजह से वो लेट हो गई। पर वो ज़्यादा लेट हो गई, वो ग्रैंडसन को खो चुकी थी। और बाद में सेरेन बहुत रोती है, वो भी उनके हाथ से भी जो वहाँ गिर रहे थे। सब लोग शौक थे कि ये लेडी कौन है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस लेडी का तेज ही ऐसा था कि कोई बोल ही नहीं सकता था। जो भी है बहुत पहुंची हुई लेडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी है ये। और हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड लैंड ग्रैंजन का इलाज वगैरह किया जाता है। जो एल्डर वगैरह थे वो जो उन्हें कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं, लैंड ग्रैंजन होश आता है। उन्हें इंजरी बहुत ज़्यादा थी, हाँ उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, पर फिर भी वो होश में आ जाते हैं। उनसे उठा नहीं जाता, पर वो जो कहते हैं नहीं मुझे जाना है मेरे बच्चों के पास, लेकर चलो। जो एल्डर थे वो ना चाहते हुए भी लैंड ग्रैंड को लेकर आते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर, मतलब जब लैंड ग्रैंड वहाँ थे, वहाँ पर जो मतलब अदर लाशें तो हटा दी गई थी वहाँ से सबकी, बस वांगजी, विंग और लानजान और हंग मजनून की लाशें थी। मतलब वहाँ पर वो जो भी मैदान था वहाँ से सबकी हटा दी गई थी, बस वो चार ही थे। जो लैंड ग्रैंड थे वो जब देखते हैं उस लेडी को, और वो जो कहीं ना कहीं पहचान जाते होते, आप मास्टर। जो बात रही थी वो देखती है लैंड ग्रैंड को, उनकी आंखों में गुस्सा था। वो कहती है लैंड ग्रैंड, जो लैंड ग्रैंड थे वो जो रो पड़ते, कहते मास्टर आप यहाँ। और वो देखते हैं अपने नेफ्यू को, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वांग जी। और वो रो रहे थे, और जो एल्डर थे वो लैंड ग्रैंड को लाकर वहीं बिठा देते हैं। लैंड ग्रैंड देख रहे थे उन तीनों को, और विंग 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 तुम्हें क्या हुआ? और वो जो विंग को हिलाते हैं, पर विंग में जान होती तभी तो वो कुछ कर पाते हैं। बहुत से जिन्होंने विंग का सर अपनी गोद में रखा हुआ था, और वो खुद रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी आंखों से बस आंसू आंसू निकल रहे थे। क्या करे वो, उनका एक एक जीने का सहारा वो जा चुका है। और वो जो देख रही थी लैंड ग्रैंड को गुस्से में, तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे नेफ्यू के साथ, तुम्हारी वजह से। जो लैंड ग्रैंड थे वो कहते
माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे नहीं पता था ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता था। और लैन क्रेन तो माफ़ी मांगने लगते हैं और लान वांगजी हंगवंचुन और लान की वेस को मतलब उनकी लाश को देखते हुए वो भी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो उनके बच्चे उनसे दूर चले गए। लैन क्रेन ने तो हमेशा उन्हें अपना बच्चा माना था, बिल्कुल अपने दिल से लगा कर रखा था। ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गया। जब बाजन चले थी वो गुस्से में देखती हैं और कहती हैं तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब पता था लैन क्रेन, तुम्हारी गलती है ये। चल लैन क्रेन थे, मुझे नहीं पता था ऐसा ऐसा हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने मेरे विंग को क्यों नहीं बताया। जब लैन क्रेन ये सुनते वो देखते आप क्या कह रही हो। जब बाजन चले थी वो देखती है गुस्से में लैन क्रेन को, कहते यही कि ये तुम्हारे तीनों नेफ्यू, तीन नहीं सिर्फ एक है, एक सोल से वो जुड़े हुए हैं। तो लहन खेलते वो शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं वो मैं शादी के बाद, शादी के बाद, हाँ कौन सी शादी के बाद, देख रहे हो मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। अगर विंग को ये पता होता तो कुछ वो खत्ता पकड़ पाता, पर तुम्हारे नेफ्यू की वजह से वो भी मर गया। देखो वो चला गया वही दुनिया छोड़कर। मैंने मना किया था उससे, मना किया था कभी भी अपनी पावर को कंसील ना करे, कभी भी अपनी उन पावर का यूज़ ना करे, और खासकर अनलिमिटेड तो कभी यूज़ ना करे। पर उसने किया और देखो आज आज उसकी लाश है, मेरी बाहों में लाश है। और बाहों से भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ वो एक इमोर्टल थी, पर उनकी जिगर का टुकड़ा तो जा चुका था ना, उनके पास एक जीने का तो सहारा था, वही जा चुका था। तो आखिर आंसू कैसे ना आए। वो कितना प्यार करती थी, पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में अगर वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने अपने ग्रैंड चाइल्ड से करती थी। पर अब उनका ग्रैंड चाइल्ड नहीं रहा था। जब ग्रैंड ये सुनते ग्रैंड चाइल्ड, ये आपका, जो बांधे रही थी वो थी, हाँ ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। पर वीक ने तो कहा था वो अनाथ है। जो बात से रहती थी वो कहती तुम क्या चाहते हो। वो ये बताता कि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे भेड़िए मेरे बेटे को नोच पड़ते। जो लहर रहे थे वो अपना सर नीचे कर लेते थे। माफ़ कीजिए मास्टर। जो वह से रहती वो देख रही थी, कहती माफ़ कर दूँ, क्या माफ़ कर दूँ। और वो देख रही थी विंग के फेस को, मेरा बच्चा, और वो विंग के फेस को चलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। और कहीं ना कहीं कहूँ तो तुम्हारे भाई का लालच भी इसमें शामिल है। लैन क्रैन थे, वो कहते मैं जानता हूँ। जो वो थी बहुत ज़रूरी थी, हाँ जानते हो तुम्हारी सबके लालच की वजह से आज मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं रहा। ये लैन क्लैन जिसमें जिसे इतना घमंड था ना अपने लैन क्लैन के होने पर, ये लैन क्लैन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा यहाँ, कुछ नहीं। जो लैन क्लैन थे उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो कहते खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। आपको कहने की जरूरत नहीं है मास्टर, सब खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा। जो बांस थी वो गुस्से में देख रही थी लैन क्लैन को। जो लैन क्लैन थे वो कहते इनका लास्ट लास्ट रिचुअल करना होगा हमें। और लैन क्लैन जो रो रहे थे, रोते हुए कह रहे थे। जो बांस थी वो भी इनको हक करती है और कहती है मेरा बच्चा। और वो बहुत रो रही थी, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, पर हाँ करना तो होगा। अब उनके बच्चे उनके पास नहीं है, उन्हें दफनाना तो होगा। और वो तो फिर उनके लास्ट रिचुअल की तैयारी वगैरह करते हैं। जो भी लोग थे, हर इंसान की आंखों में आंसू थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर इंसान रो रहा था, हर इंसान विंकोल। और उन तीनों अल्फाज को देखकर हाँ हर कोई, और वो रो रहे थे। मैं जानता हूँ मास्टर, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरे भाई की वजह से हुआ है, मैं जानता हूँ। ये सब शुरुआत उन्होंने की थी, उन्होंने। और अब हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो लैन के बड़े भाई वांगजी के फादर, मतलब वांगजी हंगवंजन और लानदान के फादर, और उनकी मेट मतलब लैनचिंग की जुन और उनकी वाइफ की, जो वो दोनों मेट थे। और उनकी वेडिंग हुई थी, अरेंज मैरिज ही थी वो। उन्हें पता चला वो उनकी मेट है, तो फिर उनकी शादी हो गई थी। कुछ टाइम बाद जो मैडम लैन थी वो प्रेग्नेंट हुई थी। तब तक जो लैन के लैन थे उनकी जो मेट थी, उन्हें पता चला था उनकी मेट है, पर वो रही नहीं थी। दूसरी साइड जो उनके एक भाई था उनका जो अडोप्टेड था, उससे उसकी भी मतलब उसे भी उसकी मेट मिल चुकी थी, उससे उसकी भी शादी हो चुकी थी। उस टाइम जो वॉर का वो चला था, मतलब वॉर का टाइम चल रहा था वहाँ उस टाइम। जो वैन क्लैन का जो क्लैन प्रमुख था, वैन रूहान, वो जिसे एक बहुत शक्तिशाली चीज़ मिली थी, और वो ब्लैक मैजिक से उसे जो यूज़ करता था, एक तरह से कहते तो बिल्कुल हील लोहे की तरह। और वो उससे जो सबको अपने काबू में करता था, मतलब हर इंसान को अपना पपेट बना लिया करता था, और हर क्लैन के ऊपर अपना राज करने की कोशिश करता था। काफ़ी राज्य जो क्लैन वगैरह थे वो उसने अपने अंडर कर लिए थे, और हर कोई उससे अब डरने लगा था। लैनचिंग जो नहीं चाहते थे कि उनका क्लैन मतलब किसी और के अंडर जाए, उनके क्लैन की ऐसी हालत हो, तो वो जो सोच रहे थे वो कुछ ऐसा करे कि वो अपने क्लैन को बचा पाए। पर वो जो कुछ नहीं समझ पाए थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब उन्हें पता चला था वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जैसे ही काफ़ी बुक्स वगैरह में ढूंढते रहते थे कि कुछ तो मिले उन्हें उस शक्ति से लड़ने का, वो ब्लैक पावर जिससे वो लड़ तो पाते पर उसे ख़त्म नहीं कर पाते, ताकि वो ख़त्म ही हो जाए।
तो वो ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे। क्लैन की भी वॉर जल्दी ही वैन क्लैन से होने वाली थी। तभी उन्हें एक बुक में जो मिला था, वो बुक जो फॉरगेटन लाइब्रेरी में रखी रहती थी, वहाँ जाना हर किसी के लिए मतलब हर कोई नहीं जा सकता था। पर उस टाइम पे जो लैन चिंगेजुन थे वो वहाँ के क्लैन लीडर थे, तो वो उन्हें जब वो बुक मिलती है तो वो उसमें पढ़ते हैं। उस बुक में जो था कि मतलब बहुत पावरफुल होने का राज था, पर वो पावर ऐसे नहीं मिल सकती थी। वो पावर तभी मिलती जब वो बच्चा अपनी माँ के कोख में ही हो। और लैन क्लैन जब मतलब लैन चिंगेजुन जब उसे पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि इस पावर का तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिचुअल करना पड़ेगा। जब मतलब जो बच्चे की माँ होगी, वो ओमेगा जो होगा, वो प्रेग्नेंट होगा 2 से 3 मंथ, तभी ये रिचुअल किया जा सकता है। और उस टाइम तो उन्होंने रख दी थी, पर उनके माइंड में वो बात घूम रही थी। तभी वो अपने घर आए थे, अपनी वाइफ से बातें की थी, अपने बेबी से। उन्हें तब पता चला था कि उनकी बेबी वाइफ जो है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट, मतलब उनका 3 मंथ कंप्लीट होने वाला है। अभी कंप्लीट नहीं होता, बस 2-3 दिन रह चुके थे, कंप्लीट होने वाला था। और उनके माइंड में आता है कि क्यों ना वो अपने बच्चे को पावरफुल बना दे। अगर वो रिचुअल करेंगे तो उनका बच्चा जो सबसे पावरफुल होगा, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और लैंच के जन इसी के चलते कह सकते हैं उन्हें थोड़ा लालच आ चुका था। उन्हें बस पावरफुल बनाना था अपने बच्चे को, अपने क्लैन के हायर को। फिर उनके क्लैन से कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं। और उनका क्लैन किसी के अंडर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल हायर रहेगा। और वो जो मतलब उन्होंने जो वैन रोहान से भी निपटने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे, पर अभी उनके माइंड में यही था कि उन्हें अपने हायर को पावरफुल बनाना है। तो उन्होंने जो वो रिचुअल अपनी वाइफ के साथ किया, हाँ वो बुक लाए और वो रिचुअल वाइफ मैडम लैन के साथ किया। मैडम लैन जिन्होंने मना किया था कि उन्हें कोई पावरफुल बेबी नहीं चाहिए, उनका बेबी बस एक प्यारा सा बेबी होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। पर लैन चिगेजन जिन्होंने नहीं मानी, और उन्होंने जो वो रिचुअल किया, एक गोल सा घेरा बनाया, उसमें काफ़ी चीज़ें रखी और उसके अंदर जो मैडम लैन को रख दिया। और फिर उन्होंने वो रिचुअल किया और मैडम लैन जिन्हें बहुत पेन हुआ, हाँ उन्हें धीरे धीरे पेन टमी में होने लगा था, और वो अपने हस्बैंड से रोकने के लिए कह रही थी। पर लैन चिगेजन जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो रिचुअल कंप्लीट करेंगे, और उन्होंने वो रिचुअल कंप्लीट किया भी। हाँ वो रिचुअल कंप्लीट हो चुका था, पर जैसे ही वो रिचुअल कंप्लीट हुआ, मैडम लैन जो बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो तड़प रही थी लेटी हुई उस रिचुअल के अंदर, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और लैन चिगेजन जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो जैसे अंधे हो चुके थे शक्तियों के चक्कर में। और मैडम लैन जैसे बेहोश हुई, उन्होंने मैडम लैन को बेड पर लिटा दिया, और फिर वो जो रिचुअल की सामग्री वगैरह थी उसे सबको एक्साइट कर दिया। रिचुअल कंप्लीट हो चुका था, उन्हें बस इंतजार था कि उनका एक हायर हो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। मैडम लैन जी ने सुबह में होश आया, और उस टाइम भी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। जो डॉक्टर थे वो मैडम लैन के साथ रहे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया था कि मैडम लैन के साथ हो क्या रहा है। पर मैडम लैन की तबीयत जो पूरे 1 महीने तक ख़राब रही, वो जो बहुत ज़्यादा वो हो चुकी, मतलब उनका टमी तो बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, हाँ उनका टमी जो हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। 3 मंथ में ऐसा लग रहा था, मतलब 4 मंथ हो चुके थे, 4 मंथ में ऐसा लग रहा था जैसे वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो। और मैडम लैन जो बिल्कुल सूख चुकी थी, कह सकते हैं उनके हाथ सूख चुके थे, उनका फेस भी बहुत ज़्यादा पेल रहता था, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। और उन्हें जो कुछ खाया भी नहीं जाता था उनसे, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी, दिन पर दिन जो ख़राब होती जा रही थी। लैन चिंगे जो जिन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था, क्योंकि ये सब जो हुआ था मैडम लैन के साथ वो रिचुअल के बाद ही हुआ था। हाँ पहले उनकी वाइफ बिल्कुल खुश थी, उनका फेस भी जो पिंक सा लगता था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। पर अभी उनके फेस पे जो बिल्कुल आंखों के नीचे भी काले काले निशान हो चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, बिल्कुल पेल फेस, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी हड्डियों का ढांचा हो, बस उनके टमी के अलावा कुछ भी उनमें नहीं था। उनके पैर भी बिल्कुल सूख चुके थे। और लैन चिंगे जिन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उन्होंने शायद कुछ गलत किया है पावरफुल होने के चक्कर में। और जो वैन क्लैन से फाइट थी वो भी उनके साथ चलने लगी थी। लैन चिंगे काफ़ी पावरफुल थे उस टाइम पर, काफ़ी पावरफुल वो थे, मतलब उनके लैंड क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन था। और वैन हॉर्न इसीलिए उसने पहले छोटे छोटे क्लैन पर कब्जा किया, उन्हें अपने अंडर किया, और फिर लैंड क्लैन से उसने लड़ाई की। लैंड क्लैन जिन्होंने अदर क्लैन के साथ, जैसे नी क्लैन, शो क्लैन, जियान क्लैन, इन सब क्लैन के साथ मिलकर जो वैन रोहान से फाइट की, सारे क्लैन जो एक साथ हो चुके थे, क्योंकि अगर वो एक एक करके लड़ेंगे तो वो नहीं जीत सकते। इसीलिए सब क्लैन साथ होकर वैन रोहान से लड़ रहे थे, उनका उसका मुकाबला कर रहे थे। वैन रोहान जो जीत नहीं पा रहा था, उसके पास भले ही ब्लैक पावर थी, पर फिर भी वो जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पावर कहीं ना कहीं वैन रोहान को अंदर से खा रही थी। पर वैन रोहान जो शक्तियों में चूर था, उसे ये सब कहाँ दिख रहा था, उसे तो बस सामने वाला क्लैन चाहिए था, उसे बस राज करना था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे। और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, मैडम लैन जिनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उन्हें जो बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी, कुछ खा नहीं पाती थी, उन्हें बस अपने टमी में पेन होता था। जो डॉक्टर थे वो भी समझ नहीं पाए थे, पर धीरे धीरे उन्हें मैडम लैन की प्रेगनेंसी में चेंजेस फील हो रहे थे। मैडम लैन जो लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब हीलर ने बताया था कि मैडम लैन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भी बच्चों से प्रेग्नेंट है। उन्हें पहले पता नहीं चला था, पर अभी अभी वो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट थी। मैडम लैन का टमी बहुत ज़्यादा बड़ा था। जो लैन चिंगेजुन थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि 3 बेबी हैं उनके। जो डॉक्टर थे वो जब ये बताते हैं, मैडम लैन जो खुद भी हैप्पी होती है, उनके बच्चे थे उनके पास। मैडम लैन बस अपने बच्चों के लिए हैप्पी थी।
पर इतनी तकलीफ वो झेल रही थी, शायद ही कोई झेल पाता। धीरे धीरे और टाइम बीत रहा था। लैन क्लैन खुद ने भी मैडम लैन को कोशिश की थी ठीक करने की, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी देकर कुछ मैजिक के थ्रू, पर वो नहीं कर पा रहे थे। लैन क्लैन भी अपनी भाभी की, मतलब मैडम लैन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उनके ऐसे हालात देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो कर ही क्या सकते थे। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहे थे वैसे वैसे मैडम लैन ख़त्म होती जा रही थी। हाँ, मैडम लैन और भी ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। और जब डिलीवरी का टाइम होता है, मतलब जब मैडम लैन को लेबर पेन होता है, उस टाइम मैडम लैन जब बस तीनों बेबी को जन्म देती हैं और बस उनकी सांसें तो रुक जाती हैं। लैन चिंगेज उनको जब पता चलता है उनके 3 बेबीज़ दुनिया में आ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जो वो थे हीलर, वो बताते हैं कि तीनों अल्फ़ा हैं और तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, क्योंकि उनसे जो उनकी ऊर्जा का फ़ील करा जा सकता था। और लैन चिंगेज बहुत ज़्यादा खुश थे, पर जब उन्हें पता चलता है उनकी वाइफ़ नहीं रही, तो वो टूट जाते हैं। उनकी वाइफ़ और लैंचिंग एजेंट जब ये अपनी वाइफ़ को देखते थे, उन्हें फ़ील होता था कि उनकी वाइफ़ उनकी ही वजह से, उनके गलत मतलब रिचुअल जो किया था उस वजह से उनकी वाइफ़ ऐसा कर रही है। उन्होंने देखा था कि वो सोचे कि जो प्रेग्नेंट ओमेगा होगा, मतलब बच्चे तो ताकतवर हो जाएगा, पर ओमेगा साथ के साथ क्या होगा। पर ओमेगा के बारे में उस बुक में कुछ लिखा ही नहीं था कि ओमेगा के साथ कुछ होगा या नहीं। तो लैंचिंग एजेंट को नहीं पता था। वो बुक फॉरहेड जगह थी और ऐसे सेक्शन में रखी थी जो बुक कोई छुए ना, पर उन्होंने छुई थी और उन्होंने ये सब किया भी था और अब उन्हें पछतावा हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, उनकी वाइफ मर चुकी थी। वो अपनी वाइफ से प्यार करते थे, पर शायद उनका एक गलत फैसला उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था और वो बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। अपने बच्चों को उन्होंने देखा तो था, गले भी लगाया था, पर उनकी माँ नहीं थी उन बच्चों की। वो बहुत ज़्यादा सैड थे और लैंचिंग जो इस बात के गिल्ट में हो चुके थे कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया है। और इस गिल्ट के चलते लैन की लैन जो अपने भाई को सपोर्ट करते थे, उनसे पूछते थे कि भाई तुम आप ठीक हो, आप क्या हुआ है, आप मुझसे बताओ, शेयर करो। लैंचिंग जो एक दिन बता ही देते हैं लैन की लैन को बहुत ज़्यादा कि रोते हुए कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ क्या किया था। हाँ, एक पावरफुल हायर के चक्कर में उन्होंने अपनी वाइफ को मार डाला। उन्हें यही लगता है कि उन्होंने मार दिया है। जब लैन क्लैन को ये पता चलता है, वो भी बहुत गुस्सा करते हैं। मतलब उन्हें गुस्सा आता है लैंचिंग पर लैंचिंग की हालत देखकर वो क्या कर सकते थे। वो तीनों बच्चे जिन्हें वहाँ की जो नैनी वगैरह, मतलब जो लगाई गई थी उनमें पालने के लिए, वो पालती थी। लैन क्लैन भी उन बच्चों को देखते थे, उन बच्चों का दूध वगैरह सब कुछ वो देखती थी। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, पर वो काफ़ी पावरफुल थे, ये उनका और ही बताता था। और लैन क्लैन कुछ नहीं कर सकते थे अपने भाई को संभालने के अलावा। अपने भाई को दिलासा देते हैं, संभालते हैं, पर लैंचिंग जो इसी सदमे में कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। अभी भी जो वैन रोहान था उसके साथ जो फाइट जो थी वो चल रही थी। हाँ, पर सब लोग डटकर खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था, वैन रोहान जिसका कह सकते हैं पावर जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और मतलब लैन की भी मर चुके थे। इन सब में जो 2 साल बीत चुके थे, बच्चे जो 2 साल के हो चुके थे। और लैन की रैन जो कोशिश करते थे, मतलब अलग से अलग वो ढूंढते थे। काफ़ी पावरफुल लोग उन्होंने अपने साथ मिला लिए थे। वो बाउस इंसिडेंट को भी ढूंढ रहे थे, पर बाउस इंसिडेंट जो मिल नहीं रही थी। लैन की रैन जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि कैसे कैसे वो ये फाइट जीतेंगे। इतने सालों से फाइट चल रही है, पर वो जीत नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था इस वॉर को होते होते। उन्होंने बहुत रोका था, पर अब जैसे हावी होता जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद हार रहे थे। पर जैसे उम्मीद हार रहे थे, तभी एक उम्मीद की किरण जो उनकी लाइफ में आती है। हाँ, एक पर्सन जिसका नाम वी चांसे था, वो जो उनसे मिलने की डिमांड करता है कि वो मिलना चाहता है वैन रोहान के साथ, वो फाइट करना चाहता है उनके साथ। वैन जो लैन क्लैन थे वो चाहते तो नहीं थे, पर उस दिन जो सभी क्लैन के साथ उनकी मीटिंग थी लैन क्लैन में, तो उन्होंने जो हाँ कर दी थी कि ठीक है वो मिल लेंगे, आखिर कैसे वो हराएगा उनके साथ, वो भी देख लेंगे। वैसे भी जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका ही फ़ायदा होगा। वहाँ पर जियान क्लैन के क्लैन लीडर, जिन क्लैन के क्लैन लीडर और लैन क्लैन के क्लैन लीडर, मतलब लैन क्लैन, और यहाँ तक कि नी क्लैन के क्लैन लीडर, शो क्लैन के क्लैन लीडर और भी 1-2 क्लैन के क्लैन लीडर सब थे वहाँ पर। जो वहाँ पर वी चांसे, हाँ वी चांसे की एंट्री होती है। जब वी चांसे की एंट्री होती है सब लोग देखते हैं। वी चांसे एक नॉर्मल से गेटअप में थे। उन्होंने एक बिल्कुल किसान टाइप के ही एक ब्राउन से कलर के क्लोथ पहने हुए थे और वो जो एंटर करके वहाँ आते हैं, सब लोग उन्हें देखते हैं और सब लोग जो ग्रीट करते हैं और कहते हैं आप कैसे हमारी हेल्प करेंगे, क्या आप कल्टिवेटर हो। जो वी चांसे थे वो जब ये सुनते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मैं कल्टिवेटर हूँ, या कह सकता हूँ उससे भी ज़्यादा। और वी चांसे अपने बारे में बताते हैं। जब सब लोग सुनते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या सच में आप उन्हें हरा दोगे। जो वी चांसे थे वो कहते हैं मैं वी फैमिली का वंशज हूँ, तो मैं उसे हरा दूंगा। और वी चांसे काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब काफ़ी उससे कहते हैं विश्वास से सब लोग जो खुश थे कि चलो अब उनके साथ एक पावरफुल पर्सन है। वी फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है और वी फैमिली का पर्सन उनके साथ है, तो वो ज़रूर ये जंग जीत जाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था। वी फैमिली जो हमेशा छुप कर रहती थी, हाँ वो किसी के सामने नहीं आती थी, क्योंकि वी फैमिली में काफ़ी बड़ा राज था जो शायद सब लोग जानते भी थे और नहीं भी। इसीलिए वो जो वी चांसे का हेल्प लेते हैं और फिर जंग स्टार्ट होती है, मतलब अगले दिन जंग स्टार्ट होती है और वी चांसे जो लड़ते हैं और जब वो देखते हैं जो वैन रहा था वो हावी हो रहा था, सब लोग जैसे धीरे धीरे जख्मी हो रहे थे। लैन की रैन भी, नीविन जो भी, जैन फैंगमैन भी और वी चांसे दिख रहे थे। और वो जो देखते हैं टाइम और कहते हैं अब टाइम आ चुका है। और वो जो अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, अपनी वाइफ का फेस याद करते हैं, उनकी वाइफ कितनी हैप्पी थी। पर वो अब नहीं,
उन्हें करना होगा। और वी चांद से जो हवा में फ्लोट करने लगते हैं धीरे धीरे। सब लोग देख रहे थे, वैन रोहान भी देख रहा था। वी चांद के पास से जो एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। उनके हाथ में उनकी तलवार थी, उससे भी ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा था। सब लोग शौक थे, पर कुछ लोग नहीं थे। हाँ, ये ब्लैक स्मोक निकला, इससे शौक नहीं थे, पर इतना ज़्यादा, इतनी बुरी तरह, मतलब ऐसा लग रहा था वी चांद से दिख भी नहीं थे। इस बात से सब लोग शौक थे, पर इस बात से शौक नहीं थे कि वी चांद के बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा है, क्योंकि वी फैमिली ब्लैक मैजिक का यूज़ करती थी। वी फैमिली जिनके एंसेस्टर जो ब्लैक मैजिक जो था उसके, मतलब वो कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक के मास्टर थे। उन्होंने ब्लैक मैजिक को अच्छे से सीख रखा था, उस पर मास्टरी हासिल थी। और यही ब्लैक मैजिक जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके वंशज को मिलता था। वी चांसे के पास भी ये ब्लैक मैजिक था, पर इसकी हकीकत क्या थी, इसके बदले उन्हें क्या देना पड़ता था, ये किसी को नहीं पता था। और वी चांसे जो धीरे धीरे अपने स्मोक के जरिए सबको, मतलब जो भी वैन रोहान की जो आर्मी वगैरह थी, वो जो उन वैन रोहान के ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में थी, उसे जो अपने ब्लैक मैजिक से आज़ाद करा देते हैं। और जैसे ही आज़ाद होती है, सब लोग जो इधर से उधर गिर पड़ते हैं, क्योंकि किसी में जान थी, किसी में जान नहीं थी, और किसी में इतनी जान तो थी नहीं कि वो अपने हाथ पैरों पर चल पड़े। सब लोग मजबूरी में थे और वो किसी और चीज़ के कंट्रोल में थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान किसी ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में होता है तो उस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो सब लोग जो बेहोश हो चुके थे, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग थोड़े सांस ले रहे थे, पर हाँ, वो बेहोश, मतलब गिरे हुए थे। वो कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। इस तरह का माहौल हो चुका था। जो पीछे थे कल्टिवेटर, वो पीछे हो चुके थे सब। वो देख रहे थे वी चांद से, जिनके बॉडी से स्मोक निकलते निकलते जा रहा था वैन रोहान के पास। हाँ, वैन रोहान के पास। वैन रोहान जो अपने मैजिक का यूज़ कर रहा था, उसके हाथ में जो एक स्टोन था जिससे वो ये सब कुछ करता था, मतलब उस स्टोन में ब्लैक मैजिक भरा हुआ था। और वी चांद से जो ब्लैक मैजिक वैन रोहान की ओर कर रहे थे, और वैन रोहान को वो ब्लैक मैजिक जो जकड़ रहा था। वैन रोहान जो कोशिश कर रहा था बचने की और अपने स्टोन से ब्लैक मैजिक निकाल के उनकी ओर वार करने की, पर कुछ नहीं हो रहा था। वो स्टोन जैसे काम ही नहीं कर रहा था। अगर उसका वार वैन, मतलब वी चांद से पर जा भी रहा था, तो वी चांद से पर कोई असर हो नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो स्टोन जैसे वी चांद से के लिए एक खिलौना सा है। और वी चांद से जो अपना हाथ करते हैं आगे, और वो स्टोन वैन रोहान के हाथ से निकल के जो बिल्कुल वी चांद से के हाथ में आ जाता है। और वी चांद से जो उस स्टोन को देखते हैं, और काफ़ी गहरी आइस से, और वी चांद से जिनकी आइस बिल्कुल रेड हो चुकी थी, बिल्कुल डार्क रेड और लाइट सी ब्लैक भी, जो वी चांद से थे, वो अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं, और वो स्टोन जिसका चूरा चूरा हो जाता है। वैन रोहान तो शौक था कि ये क्या हुआ। और वी चांद से जिनकी बॉडी से और भी ज़्यादा स्मोक निकलने लगता है, और वी चांद से अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, और वो जो अपने बॉडी से स्मोक जो और भी ज़्यादा निकालने लगते हैं। और वैन रोहान जिसकी दम घुटने लगता है, बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था वैन रोहान का। और जो कुछ लोग थे जो वैन रोहान के साइड के थे, उन लोगों का भी दम घुट रहा था। कह सकते हैं वैन रोहान जो बुरे पर्सन थे, उन्हीं का दम घुट रहा था यहाँ पर। और वी चांद से के मन में चल रहा था, आई एम सॉरी सैरन, मैं नहीं रह पाया तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ कोई है जो रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। और वैन, मतलब वी चांद से जिनकी आंखों से एक आंसू निकल जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जिसमें वैन रोहान जो मर जाता है। हाँ, वी चांद से जो अपने मैजिक को उसके अंदर ट्रांसफर कराए थे, जिससे, मतलब उसके अंदर भेज रहे थे, जिससे वो फट चुका था वैन रोहान, और उसके चितरे चितरे उड़ चुके थे। दूसरी साइड जो वी चांद से थे, वो भी जो ज़मीन पर गिर चुके थे, उनकी पूरी जो मैजिक था वो बिल्कुल, कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। हाँ, वो मैजिक जो वो जब यूज़ करते थे, तो वो जैसे उन्हें ख़त्म कर देता था, और वो ख़त्म हो चुके थे। किसी को नहीं पता था वी चांसे की फैमिली कहाँ है, पूछा था पर नहीं पता था। और वी चांसे को वो लेकर आते हैं लैंड क्लियर में। जब वो लैंड क्लियर में लेकर आते हैं, वहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ 4-5 लोग। और जब उन्हें देखते हैं तो पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि वो वी चांसे को लेने आए। जब वो ये पूछ कहते हैं, तो वो लैंड क्लियर में बताते हैं कि वी चांसे अब नहीं रहे, और उनकी लाश को लाए। उन्हें नहीं पता क्या हुआ, वो तो इनकी हेल्प कर रहे थे, पर वो नहीं बच पाए। वैन रोहान मर चुका है, वो सब बातें बताते हैं। जो वो चारों लोग थे वो देखते उन्हें, पर उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और वो जो वी चांसे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंड क्लियर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था वो वी चांसे की फैमिली मेम्बर है, और वो उन्हें ले जा चुके थे। और लैलग्रेन जो सब कुछ फ्लैशबैक, मतलब बताते हैं, और एक फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो बाज सैंती वो देखती है और कहती है, तुम ये जानते हो, तुम जानते हो वी चांस ने क्या किया था तुम सब लोगों के लिए, क्या किया था उसने कल्टीवेशन बचाने के लिए। उसने अपनी जान दी थी। तुम्हें क्या लगता है वी फैमिली के पास ब्लैक मैजिक है तो बहुत ज़्यादा आसान है, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे कल्टीवेशन को अपने कब्जे में कर सकते हैं, और उसकी कीमत उनकी जान होगी। जब मतलब लैंड क्लियर नहीं सुनते हैं, वो शौक होते हैं। अब हम यहाँ से बाउंड्री इंसिडेंट थोड़ा सा फ्लैशबैक बताती है, हमें पता चलता है वी फैमिली के बारे में। वी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वी फैमिली के एंसेस्टर जिन्होंने ब्लैक मैजिक पर मास्टरी हासिल की थी, पर जैसे जैसे वो ब्लैक मैजिक का यूज़ करते थे, उन्हें थोड़ा बहुत वीकनेस, बहुत कुछ, मतलब ब्लैक मैजिक जैसे उनके ऊपर हावी होता था, ऐसा होता था, पर वो संभाल लेते थे। पर अगर वो ब्लैक मैजिक का यूज़ इतना ज़्यादा करें, आई मीन बहुत ही ज़्यादा कर लें एक साथ, तो वो जो मर जाते थे। हाँ, वो ब्लैक मैजिक जो उन्हें बिल्कुल खा लेता था, क्योंकि जितना वो यूज़ करेंगे उनकी बॉडी उतनी ही वीक होगी, उतनी ही ब्लैक मैजिक के अंडर हो जाएगी। मतलब एक तरह से ब्लैक मैजिक उनकी बॉडी को ख़त्म करेगा। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ करते थे, जिससे उनकी जो बॉडी होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, उनकी सांसें रुक जाया करती थी। और ऐसा जो हर किसी के साथ होता था। और वी चांस, मतलब जो वी मतलब वी फैमिली के लोग थे, उन सभी के पास जैसे होता है ना, दर पीढ़ी दर जो मैजिक होता है वो अपने बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके से होता था। और यही जो मैजिक था वो वी चांस के पास आया था।
वी चांसे के मदर फादर ने वी चांसे को बचपन में ही बता देता कि उसे अपने मैजिक का यूज़ नहीं करना, अपने मतलब थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करना। उसने अगर मैजिक सीखना है तो वो कल्टिवेशन सीख सकता है, पर हाँ अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ वो नहीं कर सकता। इसीलिए वी चांसे अपने ब्लैक मैजिक का कभी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। उनके मदर फादर जो कुछ टाइम बाद मतलब वी चांसे के साथ रहते थे, पर कुछ टाइम बाद एक दुर्घटना में जंग का ही मतलब उस टाइम भी जंग का वो था, तो उस जंग में उसके मदर फादर मर चुके थे। वी चांसे जिन्होंने अपने आप को 12 साल की उम्र से खुद संभाला था, अपने आप को खुद पाला था। वी चांसे जो घूमते रहते थे, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, अपने आप को संभालते थे, काम करते थे और अपना खर्चा भी चलाते थे। वी चांसे का कोई एक ठिकाना नहीं था। ऐसे ही घूमते घूमते वो एक बार एक गर्ल जो फंसी हुई मिली थी, उसे कुछ अल्फाज थे रहे थे, वो एक ओमेगा थी और वो थोड़ी डरी हुई सी गर्ल थी। उस टाइम उस गर्ल की एज 18 साल होगी और वी चांसे उस टाइम जो पूरे 22 साल के थे। जो वी चांसे थे उस लड़की को बचाते हैं। वी चांसे आए दिन किसी ना किसी को बचाते रहते थे, उनका तो नेचर यही था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करके। वो लेडी जब देखती है वी चांसे को तो वो हैप्पी होती है। वो कहती है आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू गर्ल। जो वी चांसे थे वो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि उसका घर का है वो छोड़ देंगे। जो गर्ल थी वो फिर बताती है अपने घर का रास्ता। जो वी चांसे थे वो जाते हैं उसके साथ और वो देखते हैं, वो एक जंगल में लेकर जाती है। काफ़ी दूर चलने के बाद वहाँ एक पहाड़ी सी आती है, उस पहाड़ी पर वो चढ़ते हैं तो वो बताती है कि उसका घर है। जो वी चांसे थे वो कहते हैं वो उसे वहाँ बाय करके घर छोड़कर सही सलामत वापस जा रहे थे। जो वो गर्ल थी वो कहती है पर गा आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, आप हमारे साथ रुको ना, आपने मेरी हेल्प की है, आप मेरी मॉम से मिलना, मेरी मॉम आने वाली होगी। जो वी चांसे थे वो जब ये सुनते हैं वो देखते हैं, कहते हैं नहीं मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे अदर भी काम है। जो वो गर्ल थी वो रिक्वेस्ट करती है तो वी चांसे वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ पर बाउसेन से आती है, वो कोई गर्ल और नहीं, वो सेरेन थी। जो सेरेन बाउसेन सेरेन के साथ रहती थी। बाउसेन सेरेन एक इमोर्टल थी और उनके हस्बैंड जो पहले ही डेथ कर चुके थे। बाउसेन सेरेन जो अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहती थी। यहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो इस पहाड़ी पर रहते थे, पर ये पहाड़ी सबसे अलग थी, कोई भी यहाँ ज़्यादा आता जाता नहीं था। और बाउसेन सेरेन ने एक यहाँ पर वो लगा रखा था, मतलब कहते हैं ना एक ऐसा कवच लगा रखा था जिससे कोई आ भी नहीं सकता था जब तक वो किसी को अपने साथ लेकर ना आए तब तक। तो मतलब सेरेन थी वो लेकर आई थी वी चांसे को, इसलिए वी चांसे यहाँ पर आ चुके थे। जो भी मतलब बाउसेन सेरेन थी वो वी चांसे को देखती है और उन्हें जो वी चांसे से कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की पावर फील होती है। जो सेरेन थी वो अपनी मदर को हक करती है, बाउसेन सेरेन को, और हक करती है और बताती है कि उसे इन गगन ने बचाया है। जो सेरेन थी वो बहुत ज़्यादा नॉटी थी, नटखट सी थी। उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी, वो बस अपनी माँ के आंचल में ही थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था। वो मार्केट में गई थी ऐसी चोरी चोरी छुपके छुपके, वो कभी कभी निकल जाया करती थी पर वो वापस भी आ जाती थी। कभी कभी वो फंसती थी तो उन्हें ढूंढते ढूंढते बाउसेन सेरेन बचा कर लाती थी और आज वी चांसे से बचाया था। बाउसेन सेरेन जो वी चांसे का थैंक्स कहती है और वी चांसे से सवाल भी करती है कि वो तो शायद यहाँ का नहीं लगता। तो वी चांसे से बता देते हैं कि वो यहाँ के नहीं है, वो दूर रहते हैं। तो बाउसेन सेरेन उनसे फैमिली के बारे में पूछते तो वी चांसे बता देते हैं कि उनकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेले हैं। तो बाउसेन सेरेन कहती है कि वो चाहे तो वो यहाँ रुक सकते हैं। जो वी चांसे थे वो भी सोचते हैं कि कोई नहीं एक दिन रुक लेते हैं। वो भी वहाँ की वादियाँ देखकर काफ़ी खुश थे क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ था वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी थी, काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल था। और जो एक दो लोग थे वो काफ़ी अच्छे से वी चांसे से बात करते। वी चांसे वहाँ एक दो दिन रुकते हैं और बाउसेन सेरेन जिन्हें वी चांसे के बारे में पता चल चुका था क्योंकि वी चांसे के नाम से वो जान चुकी थी कि ये वी फैमिली का पर्सन है। और वी चांसे जो एक दो दिन वहाँ रुककर वहाँ से चल जाते हैं। पर सेरेन जिनकी वी चांसे से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और सेरेन जो नीचे जाती थी मतलब पहाड़ी जो थी उसके नीचे ही एक जो गाँव था वहाँ पर वी चांसे रुके हुए थे, वो वहीं पर रहने लगे थे कुछ दिनों के लिए। सेरेन जाती थी, रोज़ उनका मिलना होता था और धीरे धीरे उन्हें कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। और सेरेन जिन्होंने वी चांसे से बहुत प्यार हो गया था और जब उन्हें पता चला कि वी चांसे इस गाँव से दूसरे गाँव में जाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा रोई थी। और बाउसेन सेरेन जिन्होंने देखा कि उनकी बेटी रो रही है तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वी चांसे वहाँ से जा रहे हैं, वो नहीं चाहती वी चांसे जाए, वो वी चांसे के साथ रहना चाहती है। जब बाउसेन सेरेन को ये पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कहीं वो उनसे प्यार तो नहीं करने लगी। जो सेरेन थी वो कहती मुझे नहीं पता, पर मैं उनके से दूर नहीं रहना चाहती, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे उनके साथ रहना मम्मा। और बाउसेन सेरेन जिन्होंने देखा उन्होंने वी चांसे को बुलाया। वी चांसे से पूछा गया क्या वो उनकी बेटी को पसंद करते हैं। तो वी चांसे ने कहा कि हाँ वो पसंद करते हैं। तो बाउसेन सेरेन ने कहा कि वो चाहे तो उनकी शादी करा सकती है, पर वी चांसे को वहीं रहना होगा, वो कहीं नहीं जा सकते। तो वी चांसे जो सेरेन को काफ़ी पसंद करते थे और सेरेन भी, तो वी चांसे जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो जो फिर वहाँ रहते हैं। और जब वो वहाँ रहते हैं तो वो जो अपने मतलब एक साथ वहाँ पर रहते हैं वी चांसे और सेरेन, और फिर वो धीरे धीरे अपनी लाइफ जो ऐसे ही स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद सेरेन प्रेग्नेंट होती है और वो जब वी चांसे को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम जो कल्टीवेशन वाली था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर चीज़ बस वैन रोहान के उस काले से मैजिक के अंदर आ चुकी थी। वैन रोहान के खौफ में सब कुछ हो चुका था, पर अभी कुछ क्लैन थे जो बचे हुए थे। तो वी चांसे जिन्हें पता था, यहाँ तक कि बाउसेन सेरेन को भी, कि वैन रोहान जिसके पास वो ब्लैक स्टोन लग चुका है जो ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है, अगर उसे ख़त्म नहीं किया गया और वैन रोहान को ख़त्म नहीं किया गया तो वो नहीं बचा पाएंगे कल्टीवेशन वर्ल्ड को। और वी चांसे के अलावा कोई भी नहीं था जो कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा पाता। बाउसेन सेरेन जिन्होंने समझाया था वो चाहे तो जा सकता है, चाहे तो नहीं। बाउसेन सेरेन भी चाहती थी कल्टीवेशन वर्ल्ड को ऐसे हमेशा बुराई में तो घिरा नहीं देखना चाहती थी ना। और वैन रोहान के सामने अगर मतलब वैन रोहान ने इतने सारे लोगों पर जुल्म कर दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था, ऐसे धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था उनकी आंखों के सामने। तो इसलिए मतलब बाउसेन सेरेन भी रोक नहीं पाई थी। अपनी बेटी का प्यार था उन्हें,
पर फिर भी वीचान से जो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते थे कहीं ना कहीं वो कल्टिवेशन वर्ल्ड को बचाना चाहते थे। जब वो बचा सकते हैं तो वो क्यों ना बचाए, इसलिए वीचान से वहाँ से चले गए थे। वीचान से ने बताया था कि वो वापस नहीं आएंगे। बासु सेन जिन्होंने अपने 4 लोगों को वहाँ से भेज दिया था कि जैसे ही वीचान से की डेथ हो तो वो वीचान से को लेकर आए। और बासु सेन जिन्हें कुछ टाइम बाद पता चल चुका था कि हाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड बच चुका है, वैन रोहान मर चुका है। और जो वो थी कांसे सेरेन, उन्हें तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। वो बस अपने हस्बैंड, अपने आने वाले बच्चे की खुशी में बहुत खुश थी। उनका हस्बैंड दूर है उनसे, उन्हें कभी कभी फील होता था, बहुत डर लगता था, पर फिर भी उनकी माँ है ना उनके साथ। और जब वीचांसे की बॉडी सेरेन देखती हैं तो वो भी बहुत फूट फूट कर रोती है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि वीचांसे ने बताया ही नहीं था। और सेरेन जो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, पर बासु सेरेन जिन्होंने अपने बेटे को संभाले था, फिर 1 साल बाद जो विंग का जन्म हुआ था, और फिर जो मतलब सेरेन थी वो विंग के साथ रही थी, काफ़ी टाइम रही थी। मतलब लगभग विंग जो 13-14 साल का था तब सेरेन जिनकी डेथ हो गई थी, वो कितने टाइम ही रह सकती थी अपने अल्फा से दूर। वो दिल मतलब हर रोज़ जैसे धीरे धीरे मरती जा रही थी, और वो भी जो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। और बासु सेरेन जिनके पास सिर्फ उनकी फैमिली में विंग रह चुका था, वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बस विंग को अपना बनाना कर ही रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी विंग जाए, इसीलिए विंग की पाबंदी थी। विंग को अगर लेकर जाती थी तो वो अपने साथ लेकर जाती थी कहीं भी, और विंग के साथ वापस आती थी। पर विंग की जिद के आगे वो हार मान चुकी थी और विंग को उन्हें बेचना पड़ा था, क्योंकि ज़रूरी हर किसी को बांध कर तो नहीं रख सकती ना। और वो समझ चुकी थी विंग को बांध कर रखना उनकी ही तो बेवकूफ़ी होगी। विंग को अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, पर आज आज उनका बेटा भी नहीं रहा था, और वो जो बहुत ज़्यादा सैड थी। वांगजी, विंग और मतलब जो लानदान है और हंगवंजन, उन सबका लास्ट रिचुअल किया जाता है। और बासु सेरेन बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा। वो कुछ नहीं कर सकी अपने ग्रैंड चाइल्ड को बचाने के लिए, कुछ भी नहीं। जब लैन क्लैन को ये पता चलता है कि विंग वीचांसे का बेटा था, और ऊपर से वीचांसे ने क्या किया था उनके लिए, तो सच में वो बहुत ज़्यादा आभार, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंसान का एहसान मानते हैं, इस तरीके से वीचांसे का वो बहुत बड़ा एहसान मानते हैं कि आज उनकी वजह से ही वो भी ठीक थे। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था एक ना एक दिन वो भी वैन रोहान के कब्जे में आ ही जाते और शायद फिर सब खत्म ही हो जाता। पर उन्होंने बचाया, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया, एक नई जिंदगी दी, सबको आज़ादी दी। पर उनका बेटा ही नहीं बच पाया। विंग नहीं बच पाया, उनके तीनों नेफ्यू नहीं बच पाए। आखिर क्यों? उसके गाने ऐसा क्यों किया था? काश वांगजी, लानजान, हांगमंजन वो तीनों अल्फा एक होते, विंग के साथ रह पाते। उनके क्लैन के लोगों को भी तो इसीलिए भड़का दिया था ना यानची ने, क्योंकि वो एक अल्फा नहीं थे, वो 3 अल्फा का एक ओमेगा था। इसीलिए तो ये सब कुछ शुरू हुआ था। अगर वो एक अल्फा होता तो शायद उनके क्लैन के लोग नहीं भड़कते। पर कहते हैं ना, जिसे इंसान से नफरत करनी होती है वो तो कर ही लेता है। पर लैन के जो उन कब्रों के बाहर ही बैठे हुए थे, जो वो थी मतलब बासु सेरेन, वो तो वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, उन्होंने विंग का लास्ट रिचुअल किया, उसके पास कुछ टाइम रुकी और वो वहाँ नहीं रुक पाई, फिर वहाँ से चली गई। उनके अदर भी डिसिबल थे जिन वजह से उन्हें जाना पड़ा। और वो जो लान ग्रैन थे, मतलब उन्होंने वांगजी, हांगमंजुन, लानजान और विंग जिन्हें एक साथ ही दफनाया था। बासु सेरेन तो चाहती थी विंग को लेकर जाना, पर लैन ग्रैन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो मेट थे, वो जिंदा तो एक साथ ना रह पाए, पर प्लीज़ उन्हें मरने के बाद तलक मत कीजिए। इसीलिए बासु सेरेन भी नहीं चाहती थी। वो भी विंग के लेटर्स में, वो जब विंग की तक कोशिश अपनी शादी के लिए अपने अल्फाज से मिलकर, अपने मेट से मिलकर, तो वो भी नहीं ले पाई विंग को, मतलब नहीं लेकर जा पाई। और वो भी जो विंग को वहीं पर मतलब उन्होंने भी दफना दिया गया था। लहन गहन जब उन चारों कब्र के पास थे और उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जो कुछ सोच रहे थे माइंड में, और वो अपने आइज क्लोज करते हैं, कहते हैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। और लैन ग्रैन ये कहते हुए वहाँ से उठ जाते हैं, और वो जो वहाँ से जाते हैं डायरेक्ट अपने रूम में, और वो देखते हैं वहाँ पर वही बुक, हाँ वो बुक जो यानची के रूम में थी, और वो उस बुक को वहाँ से ला चुके थे। और उस बुक के उस पेपर को ओपन करते हैं जहाँ पर वो रिचुअल था, जिससे वांगजी जो एक ही सोल थी पर उस सोल के 3 हिस्से हो चुके थे। मैडम लैन इसीलिए इतने ज़्यादा पेन में रहती थी, क्योंकि उनके टमी में बेबी एक ही था, पर इस रिचुअल की वजह से वो बेबी 3 हो चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो पावर थी, जो उस रिचुअल के करने के बाद जो बेबी में पावर पहुँची थी, वो पावर मैडम लैन हैंडल नहीं कर पाई थी, और ना ही वो बेबी कर पाया था। वो बेबी स्ट्रांग था, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि वो पावर हैंडल कर पाए। तो तभी मैडम लैन के जो एक बेबी का मतलब एक के 3 हिस्से हो चुके थे, उस सोल के 3 हिस्से, और इसीलिए उनके जो 3 बेबी पैदा हुए थे। मतलब तीनों में पावर थी पर अलग अलग, तीनों एक ही सोल के, कहते हैं ना एक ही चीज़ के 3 हिस्से, इस टाइप से एक ही सोल के वो 3 शरीर थे। कहें तो हाँ, थोड़ी थोड़ी तीन मतलब एक ही सोल थी वो तीनों में, अगर मिलाए तो एक ही सोल थी। बस 3 हिस्से हो गए थे उसके। तो अब आगे आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कि सोल तो एक ही थी, पर वो हिस्से 3 हुए थे, पर सोल एक ही है। मतलब विंग का मीट एक ही था। अगर वो रिचुअल ना किया गया होता तो विंग का मीट एक ही होता, लेकिन विंग वो रिचुअल करने की वजह से वो सोल के 3 जगह हिस्से बढ़ चुके थे, जिस वजह से विंग का मीट भी 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। यानची जिसने वांगजी को मारने के लिए कई बार कोशिश की थी, वांगजी को भी, हंगमंजन को भी, लानतान को भी, पर वो मार नहीं पाई थी। और यानची जिसने लैन क्लैन के पीछे भी अपने जासूस छोड़े हुए थे, तो उनके जासूस ने जो उसे बताया था कि लैन क्लैन काफ़ी बार एक बुक को बार बार खोलते हैं, पढ़ते हैं और उसे रख देते हैं,
तो यांशी जिसने वो बुक छुड़वा ली थी, और यांशी को तब पता चला था कि वांग जी की सोल एक है, और मतलब वांग जी, लानजान और हंग वंजन की सोल एक है, और उसे जो एक स्पेशल वेपन से ही मारा जा सकता है, वो तभी ख़त्म कर पाएंगे। मैडम लैन जिनके अंदर मतलब कह सकते हैं मैडम लैन के अंदर इतनी क्षमता थी ही नहीं कि वो एक बेबी के अंदर वो इतनी पावर कंसीव कर सके, और वो बेबी काफ़ी वीक था। लेकिन जब हम मतलब वो शक्तियाँ तो जा चुकी थी, इस वजह से जो मैडम लैन का टमी था उसने 3 बेबी को मतलब उस एक बेबी के 3 बेबी बन चुके थे, जिस वजह से अब उन तीनों को स्पेशल जो वेपन होता उसी से मारा जा सकता था। इसीलिए यांशी जिसने वो स्पेशल वेपन बनवाया था, और उससे जो तीनों पर उसने एक ही समय पर वार किया था, जिससे वो तीनों मर जाएं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम यहाँ से मतलब दिखाया जाता है लैन क्रेन उस बुक को खोले हुए बैठे थे, उस पेपर को देख रहे थे, और वो जो उस पेपर के सामने देखते हैं, और जब वो उस पेपर के सामने देखते हैं तो उस पर फिंगर रखते हैं अपनी, और वो जो कहते हैं हम भी यही करूँगा। और अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है विंग जो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, और विंग जो बहुत तेज चिल्लाता है और उड़ जाता है, और विंग तो देखता है चारों ओर, और विंग कहता है वांग वांग जी लानसर हंग वंजन, और विंग जो जल्दी से बेड से उतरता है, वो जल्दी से खड़ा होता है, तभी कोई उसे पकड़ता है, कहाँ जा रहे हो पागल, और वो विंग हाथ पकड़ के बेड पर फेंक देता है। जो विंग था वो देखता है तुम, और विंग देखता है चारों ओर, ये तो, और विंग अपने आप को देखता है, अपने बालों को, अपने हाथों को, और विंग शौक था ये, और विंग को याद आता है वो कॉलेज में था, उसने वहाँ देखा था वांग जी को देखा था, हंग वंजन को नहीं पता क्योंकि वो मॉडर्न टाइम का था, पर विंग को याद है उसने अपने एक अल्फा को देखा था और वो बेहोश हो गया था। हाँ, उसे अब याद आ चुका था विंग। बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया हो, और जैसा भी आपको आज का पार्ट लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले आपको स्टोरी पसंद आई है या नहीं है। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप आप अच्छे से समझ गए हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय बाय।